लेकिन असली शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो 40 साल फ्यूचर में आ चुका है। पास्ट में यही एसईओ एक चलता फिरता मॉन्स्टर था। उसकी टीम बैटल हार रही थी तो एसईओ अकेला ही आगे बढ़ गया। सब लोग डर से कांप रहे थे। एसईओ ने उनसे बस एक ही बात कही, उन्हें सिर्फ उसकी स्टोरी लिखनी है, एक ग्रेट हीरो की तरह। उसके बाद एसईओ ने खुद को और सबको सील कर दिया और अगले कई दशकों तक वो अकेले ही काउंटलेस मॉन्स्टर से लड़ता रहा। लगभग 20 साल बाद एसईओ दोबारा हॉस्पिटल में जाता है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन एसईओ वो बिल्कुल वैसा ही था। जब उसने अपना स्टेटस चेक किया तो उसे जबरदस्त शॉक लगा। उसकी अप्रेजल और थ्रो जैसी एबिलिटीज के साथ साथ उसने एक नई इनसेन स्किल अवेकन कर ली थी, इमॉर्टैलिटी। मतलब अब वो मर ही नहीं सकता। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रूल करते हैं। उधर ह्यूमैनिटी अपनी डेली लाइफ में बिजी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अकेले नहीं है। एक दिन सड़क पर एक आदमी किसी हुडेड फिगर से टकरा जाता है और गुस्से में कह देता है, वॉच वेयर यू गोइंग। और तभी रिवील होता है एक नया सच। धरती के नीचे एक और सिविलाइजेशन रह रही, बरोवर सिविलाइजेशन। सरफेस ह्यूमंस से अलग अंडरग्राउंड रहने वाली एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ उनका इन्वेजन शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया केओस में डूब जाती है। अब ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के खतरे में। ह्यूमंस ने काउंटर अटैक किया, लेकिन उनकी कोई भी वेपन काम नहीं आई। बरोवर्स के पास मिस्टीरियस पावर्स थे जो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तक को न्यूट्रलाइज कर देते। लेकिन फिर टाइड धीरे धीरे टर्न होने लगी। बरोवर्स की पावर्स का असर इंसानों पर भी पड़ने लगा और कुछ ह्यूमंस ने स्पेशल एबिलिटीज अवेकन कर ली। एस्पर, ये एस्पर्स आगे आए और बरोवर्स से फाइट शुरू की। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के डंजन्स एक एक करके क्लियर होने लगे और ह्यूमैनिटी की होप फिर से जल उठी। आखिरकार फाइनल डंजन का गेट खुला। स्प्रिंग 2005 में दुनिया के 7 बेस्ट एस्पर्स इकट्ठा हुए। उन्होंने बरोवर्स के बेस पर अटैक किया और सालों से चल रही वॉर को एंड कर दिया। इस जीत के बाद इन्हें कहा गया 7 हीरोज, ह्यूमैनिटी को बचाने वाले लेजेंड्स। लिमोजिन से उतरते हुए चारों तरफ कैमरा फ्लैश, फेम, वेल्थ और एंडलेस ऑनर। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। लेकिन 7 हीरोज में से एक इंसान, सियोमान येओप, कभी वापस नहीं लौटा। 7 हीरोज का लीडर होने के बावजूद वो फेम और रिवॉर्ड्स एंजॉय नहीं कर पाया। उसकी जगह उसे एक अलग ही ऑनर मिला। उसके नाम पर एक स्टैच्यू अनवेल की गई। जो हीरोज जिंदा बचे वो सेलिब्रिटीज बन गए और जो गिर गया वो एक लेजेंड बन गया। उसकी याद में खड़ी स्टैच्यू उसकी सैक्रिफाइस की गवाही थी। फिर 17 साल बीत गए और तभी नैरेटर ने अनाउंस किया इंटरनेशनल बैटल अरीना। सोल में एक क्रिटिकल मोमेंट। फ्रांस ने कोरिया के खिलाफ अटैक शुरू कर दिया था, लेकिन कोरियन कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तभी कल्प्रिट का नाम लिया गया, नेथन बर्नार्ड। फ्रांस टीम का सबसे डेंजरस प्लेयर। नेथन ने अपने ओपोनेंट पर ब्रूटल अटैक किया, उसे सीधा जमीन पर पटक गया। अकेले नेथन ने ही 6 किल्स सिक्योर कर ली। एक आदमी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा था और सोच रहा था कि इंटरनेशनल लीग बनने के बाद क्या कभी ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट भी किया है। कमेंटेटर्स ने साफ कहा, नेथन इस ईरा के टॉप 3 एस्पर्स में से एक साबित हो रहा है। और कोरियन नेशनल टीम अब डिफीट के बिल्कुल करीब थी। कोरिया की तरफ से अब सिर्फ एक प्लेयर बची थी, बैक हेयोन। जीत के चांसेस ऑलमोस्ट 0 थे। फिर भी हायोन बिना डरे सीधे नेथन की तरफ चार्ज कर गई। उसने अपनी सिग्नेचर व्हिप निकाली और फ्रंटल असॉल्ट में अटैक कर दिया। ऑडियंस और कोच की नजरें उसी पर टिकी थी। हेयोन ने बिना रुके सीधा वेपन से वार किया। नेथन हल्के से मुस्कुराया और बोला, उससे यही एक्सपेक्ट था एक 7 हीरोज की डॉटर से। लेकिन फिर उसने कोल्ड टोन में कहा, ऐसी टीम के साथ वो कभी जीत नहीं सकती। काउंटर अटैक में नेथन ने हायोन को डिफीट कर दिया। कोरिया हार गया। नेशनल टीम एक सिंगल प्लेयर नेथन बर्नार्ड्स को भी नहीं हरा पाई। मैच का MVP वही था। क्राउड मायूस हो गया। लोगों को याद आने लगा वो एरा जब कोरियन एस्पर्स पूरी दुनिया पर डोमिनेट करते थे। कोच ने अंदर ही अंदर माना, कई डंजन्स क्लियर करने के बावजूद वो न्यू टाइम्स के साथ एवॉल्व नहीं कर पाए। ये डिफीट कोच बैक जाए हा के लिए पूरी तरह क्रशिंग थी। ये उस देश के लिए डिस्ग्रेस था जिसने सायोम, येओप और बैक जय हो जैसे हीरोज पैदा किए थे। टोटल डिफीट के सामने कोच ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। कमेंटेटर्स ने भी एडमिट किया, स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद ये मैच डाउनराइट पैथेटिक था। उन्होंने इमेजिन किया पब्लिक का कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। ऑनलाइन मैसेजेस में लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। आउटरेज, क्रिटिसिज्म लगातार बढ़ता जा रहा। लोग सवाल पूछ रहे थे, आखिर 7 हीरोज में से एक होते हुए भी कोच खुद फाइट में क्यों नहीं उतरा। क्राउड पूरी तरह भड़क चुका था। लोग बू कर रहे थे, गालियां चिल्ला रहे थे और एक नई नेशनल टीम की डिमांड कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि पूरी टीम में अगर कोई वर्थ का प्लेयर है तो बस बैक हायोन। 7 हीरोज में से एक बैक जय हो खाली पड़े गेम पॉड्स को देख रहा था और हालात की हालत पर अफसोस कर रहा था। नेशनल टीम के हेड कोच के तौर पर उसका तीसरा मैच भी डिफीट में ही खत्म हुआ। बैटल खत्म होते ही प्लेयर ने मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट किया और बैटलफील्ड से बाहर आ गई। उसने कहा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे क्राउड ये कह रहा हो, हायोन के अलावा बाकी सब रिप्लेसेबल हैं। फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या कोरियन एस्पर्स की मशहूर विल पावर और स्ट्रेंथ अब पास्ट की बातें बन चुकी हैं? कोच कॉरिडोर से नीचे चलता हुआ बोला, उनकी मेंटेलिटी कमजोर है और स्किल लेवल भी बहुत लो हो चुका है। उसने कहा कि बेस्ट एक्सपर्ट्स तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। और फिर खुद ही बोला, वो इसलिए जा चुके हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। इतना कहकर वो हॉलवे के बीच में रुक गया। एक गहरी सांस ली और योप का नाम पुकारा। जे हो ने दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो की तरफ देखा और बोला, काश उसका दोस्त आज भी जिंदा होता। तभी दरवाजे पर कोई आ गया और बोला कि इंटरव्यूज के लिए चलना होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये सुनकर कोच ने फिर से साई ली। उसने कहा कि वो जाएगा और सिटीजन से अपॉलॉजी देगा। उसने उस यंग आदमी के कंधे
कंधे पर हाथ रखा और बोला, उन्हें कोच भी इसी वजह से बनाया गया है। मुड़ते हुए जयहो ने कहा, इस टीम के साथ जीतना इम्पॉसिबल है, ये लोग बहुत वीक हैं और सही मेंटालिटी ही नहीं है। असिस्टेंट ने आर्ग्यू किया, वो अभी ज्यादा टाइम से कोच भी नहीं बना, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन जयहो ने कहा उसे इंटरव्यू में ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब तक सायोम और योप उस दरवाजे से चलकर अंदर नहीं आते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसने खुद से कहा, अगर वो चला गया तो नेशनल टीम सच में होपलेस हो जाएगी। फिर भी उसने मन बना लिया, इस बार उसे सच में रिजाइन करना ही होगा। तभी अचानक उसकी जैकेट की पॉकेट में फोन बजने लगा। कॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की थी। उसने सोचा शायद उसे लेक्चर देने के लिए कॉल आया है। कॉल उठाते ही प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या उसने न्यूज सुनी? जयहो ने कहा, उसने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल टीम ने हार कर देश की डिसग्रेस कर दी। लेकिन प्रेसिडेंट ने तुरंत डिनाई किया और बोला, वो इस बारे में बात नहीं कर रहा। ये सुनकर कोच को जबरदस्त शॉक लगा। उसने पूछा, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? और उसी पल आसमान से एक फिगर तेज रफ्तार में एक पोर्टल से गिरता हुआ आया। वो सीधे एक भीड़ भाड़ वाले सिटी स्क्वायर के बीचों बीच आकर लैंड हुआ। उसके जमीन पर गिरते ही जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ और आसपास खड़े लोग घबरा गए। वंग वामुन स्क्वायर में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे कि एडमिरल यी सुनशीन और किंग सिजोंग द ग्रेट की स्टैच्यूज के पास आसमान से कोई आर्मर्ड आदमी गिरा है। वहाँ तीसरी स्टैच्यू भी थी, उस इंसान की जिसने अपने 6 साथियों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। और उसी टूटी हुई स्टैच्यू के बेस पर बैठा था एक ही इंसान, सेयोम योप खुद। चारों तरफ लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। भीड़ उसका नाम चिल्लाने लगी। कंफर्म हो चुका था, वो सच में सेयोम योप ही था। उधर फोन पर प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्ला रहा था, क्या वो बहरा हो गया है? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है? अपनी ही स्टैच्यू के सामने वो हीरो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और तभी प्रेसिडेंट ने सबसे बड़ा न्यूज अनाउंस किया, सेयोम योप जिंदा लौट आया है। फ्लैशबैक में दिखता है सेयोम योप अकेला शैडो क्रीचर्स की पूरी हॉर्ड के सामने खड़ा है। वो शील्ड वाले एक मॉन्स्टर का जबरदस्त अटैक पैरी करता है। चारों तरफ से काउंटलेस एनिमीज उस पर टूट पड़ते हैं। वो खुद को आने वाले ब्रूटल कॉम्बैट के लिए तैयार करता है। शैडो क्रीचर्स उसे घूरते हैं और फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। डंजन के डोर्स उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। वो कंफर्म करता है अब डोर्स सील हो चुके हैं। अकेला वो मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी और उनके डंजन मास्टर का सामना करता है। डंजन मास्टर ऊपर से उसे देखता है और चिल्लाता है, फाइट टू द डेथ। और तभी अचानक एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो हांफते हुए बेड के किनारे बैठता है। एक नर्स अंदर आती है और कहती है, आखिरकार वो जाग गया। वो सिर पकड़कर पूछता है, वो कहाँ है? नर्स बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसे सब कुछ सुनकर प्योर कंफ्यूजन होता है, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि साल 2005 नहीं 2021 चल रहा है। वो घबरा जाता है और कहता है, वो तो 2005 में फाइनल डंजन में एंटर हुआ था। नर्स कहती है कि करंट सिचुएशन समझने के लिए उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। वो टीवी ऑन करती है और उसे देखने को कहती है। टीवी पर न्यूज एंकर दिन की बड़ी खबर दिखाता है, साओमन योप के बारे में। रिपोर्ट में अनाउंस किया जाता है 7 हीरोज का लीडर 17 साल बाद जिंदा लौट आया। जर्नलिस्ट बताता है कि वो आसमान से गिरा और अनकॉन्शियस हालत में मिला, लेकिन इंजरीज सिर्फ माइनर थी। न्यूज ये भी बताती है कि 17 साल बीत जाने के बावजूद वो बिल्कुल भी एज्ड नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब टाइम डिस्टॉर्शन की वजह से हुआ है। रिपोर्ट खत्म होते ही वो खुद से सवाल करता है, क्या सच में 17 साल गुजर चुके हैं? उसके लिए तो ये सब 2005 की ही बात लग रही थी, जैसे बस कुछ दिन पहले हुआ हो। नर्स कंफर्म करती है और बताती है कि इसी वजह से बाहर इतना बड़ा कमोशन मचा हुआ है। वो खिड़की की तरफ इशारा करती है और वार्न करती है कि उसके आने के बाद से ही रिपोर्टर्स बाहर कैंप किए बैठे हैं। वो बाहर खड़े जर्नलिस्ट्स की भीड़ को देखता है और मन ही मन सोचता है, 17 साल बाद भी कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली हैं। फिर वो एक मिरर मांगता है। नर्स कहती है कि वो अभी ला कर दे। मिरर हाथ में लेते हुए वो पूछती है, क्या ये ठीक है? वो मिरर में देखता है और समझ जाता है वो जरा भी एज्ड नहीं हुआ। वो सोचता है 47 साल की उम्र में कोई ऐसा दिख ही नहीं सकता। उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या ये सच में 17 साल बाद वाली उसकी ही दुनिया है? और तभी उसे एक खतरनाक रियलाइजेशन होता है। वो घबरा कर पूछता है, उसका सारा मनी कहाँ है? नर्स बताती है, उसकी विल के मुताबिक सारा पैसा एक चिल्ड्रंस फंड को डोनेट कर दिया गया है। ये सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है, प्योर डिस्पेयर। वो फिर पूछता है, उसका हाउस? नर्स जवाब देती है, अब वो एक म्यूजियम बन चुका है, नाम है साओमन योप्स हाउस। वो अगला सवाल करता है, उसकी कार? नर्स बताती है, वो चैरिटी ऑक्शन में बेच दी गई। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद से कहता है, अब वो म्यूजियम में तो रह नहीं सकता, मतलब अब वो होमलेस भी है और पेनीलेस भी। साओमन योप अफसोस करता है, अगर उसे पहले पता होता तो वो थोड़ा सा अपने लिए बचा ले। नर्स उसे रिएश्योर करती है, कोई उसे अबैंडन नहीं करेगा। वो बताती है कि बैक जेहो पहले ही कांटेक्ट कर चुका है और वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। वो इस पर अग्री करता है। नर्स कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ रही है और जरूरत हो तो बेल रिंग करने को कहती है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो तय करता है कि डिटेल्स वो बाद में जेहो से पूछेगा। अभी के लिए वो अपनी फिजिकल कंडीशन चेक करेगा। तभी वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, स्कैनर आई। यही वो एबिलिटी थी जिसने उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया। ये पावर किसी भी टारगेट की इन्फॉर्मेशन एनालाइज और विजुअलाइज कर सकती है। ये सिर्फ करंट एबिलिटीज ही नहीं, फ्यूचर में अवेकन होने वाली डोरमेंट पावर्स तक डिटेक्ट कर लेती है। इसी वजह से वो बाकी सबसे काफी तेज डेवलप कर पाया और इसी कारण करियर के शुरुआती दौर में ही वो डंजन रेड्स लीड करने लगा।
उसे याद आता है जब एक यंग बंदा उससे गिड़गिड़ाकर उसे अपना प्यूपिल बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। वो यंग बंदा था जो आगे चलकर 7 हीरोज में से एक बना। सामन योप ने उसे एनालाइज किया और पहले तो उसे एक फेलियर समझा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ उस प्यूपिल का डेवलपमेंट पोटेंशियल हाई था। उसने जेहो को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साफ वार्निंग दी, वो सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता। जेहो ने बिना डरे कहा वो अपनी पूरी बेस्ट देगा। प्रेजेंट में लौटकर वो अपने ही एट्रीब्यूट्स एनालाइज करता है। उसे दिखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड अब भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर जाती है। उसकी मेंटालिटी 110 है। वो हैरान हो जाता, क्योंकि किसी भी इंसान के स्किल लेवल की लिमिट तो 100 होती है। इतना ही नहीं, उसके स्टेटस में एक और चीज दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अब एक नई एबिलिटी है, इमोर्टैलिटी। वो खुद से सवाल करता है इतनी ओवर पावर्ड एबिलिटी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि नई एबिलिटीज सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही डेवलप होती है। वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये उसे लास्ट डंजन फाइट के दौरान मिली हो। तभी एक तेज नॉइज उसकी सोच तोड़ देता है। कोई बाहर से उसका नाम चिल्ला रहा था। यप! वो आवाज की तरफ मुड़ता है और तभी दरवाजे पर अचानक बिग जीहो आ खड़ा होता है। सेलमैन योप सामने खड़े आदमी को देखता है और पूछता है क्या वो जीहो ही है? जीहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है वो सच में वापस आ गया है। योप कहता है वो अब काफी वीक हो गया। जीहो आंसू पोंछते हुए जवाब देता है क्योंकि सब कुछ पीसफुल हो चुका है। कुछ देर बाद रूफटॉप पर योप पूछता है क्या वो अब तक रोना बंद नहीं कर पाया? जीहो बोलता है थोड़ा इंतजार कर, बूढ़ा होने पर आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। योप हंसते हुए कहता है वो अभी भी यंग है और उसे ये सब नहीं पता। फिर योप टॉपिक बदलता है और पूछता है क्या उसने अपना प्रॉमिस निभाया? जीहो कंफ्यूज होकर पूछता है कौन सा प्रॉमिस? योप उसे उसकी बायोग्राफी याद दिलाता है और तब जाकर जीहो को याद आता है। वो बताता है कि उसने फैंटेसी नॉवेल्स के लिए फेमस एक गोस्ट राइटर हायर किया था। योप मजाक में पूछता है कहानी की शुरुआत उसके अंडे से हैच होने से तो नहीं होती? बुक के अलावा एक डॉक्यूमेंट्री और एक फिल्म ने उसे लगभग एक मिथिकल गॉड बना दिया। प्लॉट्स चाहे कितने ही बैड क्यों ना हो, सब कुछ वायरल हो गया। मूवी तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस हिट बन गई। योप बस शांति से पूछता है इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहता है उसे लगा था कि वो डंजन में मर गया है, लेकिन 17 साल बाद हॉस्पिटल में जाग गया। वो जानता है कि वो डिलीरियस नहीं है, फिर भी ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं। और हालत और खराब तब हो गई जब उसने दुनिया बचाई, लेकिन अब वो पोर और होमलेस है। जेहो उसे रीअश्योर करता है, इसीलिए तो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसके पैसों में मदद करेगा। योप उसे देखकर कहता है वो सच में बड़ा हो गया है। वो पूछता है क्या उसने इन 17 सालों में पैसा कमाया और बिजनेस शुरू किया? जेहो समझाता है उसने डंजन से रिवॉर्ड मनी कमाया। और वो कहता है एक लिमिट होती है कि इंसान कितना खा सकता है और कितना आराम कर सकता है। वो मजाक में पूछता है इतना क्लूलेस आदमी बिजनेस चलाते हुए बैंकरप्ट कैसे नहीं हो गया? जेहो हंसते हुए मान लेता है उसने भी यही सोचा, इसीलिए उसने एक प्रोफेशनल हायर कर लिया जो सब कुछ हैंडल करता था। योप फिर कैजुअली पूछता है क्या वो अब अनएम्प्लॉयड है? जेहो कहता है कि उसके पास जॉब है। योप क्यूरियस होकर पूछता है वो आखिर करता क्या है? जेहो थोड़ा रुककर बताता है कि वो अब कोच है और वो भी नेशनल टीम का हेड कोच। योप हैरान होकर पूछता है कि वो इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहा है और आखिर वो किस तरह का कोच है। लेकिन जेहो उसे एक पल रुकने को कहता है और अपना फोन निकालता है। वो फोन पर एक मैच दिखाता है और योप से देखने को कहता है। योप स्क्रीन पर चल रही इमेजेस देखता है और पूछता है क्या ये वही डंजन्स नहीं है जिन्हें वो लोग रेड करते थे? और क्या वो तो कब के डिसअपीयर नहीं हो चुके थे? जेहो समझाता है कि ये असली डंजन नहीं बल्कि एक रियलिटी स्पॉट है जिसे बैटल ग्राउंड कहा जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी डंजन्स बनाए जाते हैं जहाँ दो टीम्स एक दूसरे से फाइट करती हैं, सिर्फ स्पोर्ट के लिए। वॉर के बाद एस्पर्स को यूज करके ये नया बिजनेस शुरू किया गया जो धीरे धीरे दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। योप इसे देखकर कहता है कि ये सब उसे किसी बच्चे का खेल लग रहा है, लेकिन जेहो तुरंत उसे करेक्ट करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। वो बताता है कि टॉप प्लेयर्स में कुछ ऐसे एस्पर्स भी हैं जो 7 हीरोज के बराबर फाइट कर सकते हैं और बैटल ग्राउंड वर्ल्ड कप रैंकिंग किसी भी देश की प्राइड बन चुकी है। योप तुरंत पूछता है तो कोरिया की रैंकिंग क्या है? जेहो ये सवाल सुनकर चौंक जाता है। वो मजाक में पूछता है क्या योप बुढ़ापे में डेफ हो गया है? और फिर दोबारा कोरिया की रैंकिंग बताने लगता है। योप आर्ग्यू करता है कि कोरिया के पास तो हमेशा से पावरफुल एस्पर्स रहे हैं, तो रैंकिंग हाई ही होनी चाहिए। जेहो थोड़ा रुकता है और ऑनेस्टली कहता है कोरिया लास्ट प्लेस पर है। ये सुनते ही योप के हाथ से कप छूट कर गिर जाता है। कुछ पल तक दोनों चुप हो जाते हैं। फिर योप पलटकर सिर्फ एक शब्द बोलता है व्हाट? वो शांति से कहता है जब कोई बड़ा ईविल खत्म हो जाता है तो उसे हराने वाला ही अगला ईविल बन जाता है। कार के अंदर श्यूमिन योप बेग जेहो की तरफ मुड़कर पूछता है उसका क्या मतलब? बेग जेहो बताता है कि यही वजह है कि उनका देश बैटल ग्राउंड में एक वीक नेशन बन गया। योप को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। श्यूमिन योप खुद ही सोचकर नतीजा निकालता है कि वॉर के बाद हायर अप्स को एस्पर्स से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि एस्पर्स उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। वो ठंडे लहजे में कहता है ये लोग कभी नहीं बदलते। जेहो आगे बताता है कि इसी डर की वजह से बैटल ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। देश चाहता था कि हर स्ट्रॉन्ग एस्पर उनके कंट्रोल में रहे। जेहो खुद भी उनमें शामिल था। योप ये सब सुनकर कहता है कि वो इमेजिन कर सकता है कोरिया के सारे पावरफुल एस्पर्स देश छोड़कर बाहर चले गए। किसी ने एथलीट बनना चुना तो किसी ने कोच। बेग जेहो हंसते हुए इस बात को कंफर्म करता है
है। वो कहता है कि उसे तब उन स्काउंड्रल्स की टांगे तोड़ देनी चाहिए थी जो एस्पर्स को यूज करना चाहते। यॉप उसे याद दिलाता है कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के सामने अपनी बात रखी थी, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लोग सबका फायदा उठाते रहे। रियर व्यू मिरर में देखते हुए बैक जेहो कहता है कि उन्हें सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा और एथलीट्स का एवरेज बहुत लो हो चुका है। वो श्यूमिन यॉप की तरफ मुड़कर बात आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सामने से तुरंत नो सुनने को मिलता है। जीहो कंप्लेन करता है कि उसे बोलने तक नहीं दिया गया, लेकिन यॉप पहले से समझ चुका था कि वो उसे बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना चाहता है, और ये भी कि उसके प्राइम टाइम में उसे वेस्ट करना गलत होगा। यॉप साफ कह देता है कि ये कोई वेस्ट नहीं है, और वो अब इस्पर की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि वो लाइफ उसने लास्ट डंजन में ही खत्म कर दी थी। जीहो आर्ग्यू करता है कि अब ये सिर्फ एक स्पोर्ट, लेकिन यॉप पलट कर कहता है कि उसने कभी खुद को जिम्मेदार नहीं माना, और पूछता है कि क्या वो ऐसा इंसान लगता है जो दूसरों के लिए लड़ेगा। वो बताता है कि जवान उम्र में उसने सिर्फ सरवाइव करने के लिए फाइट किया, और एस्पर बनने के बाद सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए जिया, और अब वो बस अपने लिए जीना चाहता है। वो कहता है कि मीडिया पागल हो जाएगी हेडलाइंस के साथ कि दुनिया का सेवियर लौट आया है कोरिया को बचाने, और लोग उससे इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस बना लेंगे। जीहो फिर पूछता है कि क्या वो सच में बैटल ग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये अब सीधा मना कर देता है, क्योंकि उसे ये एक सर्कस जैसा लगता है। जीहो एक गहरी साई लेकर कहता है कि वो समझता है और अब कुछ किया नहीं जा सकता। ये अब चुपचाप उसे देखता रहता है। तभी जीहो कहता है कि देश के एस्पर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, जिस पर ये पूछता है कि उसका क्या मतलब, और जीहो जवाब देता है कि अभी भी उस जैसी एस्पर्स मौजूद हैं। तभी सड़क किनारे एक बिलबोर्ड पर बैक हेयोन की इमेज दिखती है, और योप कैजुअली कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, जिस पर जीहो रिवील करता है कि वो उसकी डॉटर है। योप शॉक्ड होकर याद करता है कि हेयोन तो 6 साल की बच्ची थी, लेकिन जीहो उसे याद दिलाता है कि 17 साल गुजर चुके हैं और वो अब 23 की है। योप बात संभालते हुए कहता है कि वो ब्यूटीफुल है, और वाकई 17 साल उड़कर निकल गए, फिर भी उसके चेहरे में चाइल्डहुड के ट्रेसेस दिखते हैं। जीहो उसे चुप रहने को कहता है, और योप अपॉलॉजी बोल देता है। कार रात के आसमान के नीचे सड़क पर आगे बढ़ती रहती है, और आखिरकार वो एक बड़े मॉडर्न हाउस के सामने रुकते हैं, जहाँ बाइक जेहो की वाइफ हनसुनशी बाहर आती है, और योप का नाम लेकर उसे ग्रीट करती है कि वो इतने लंबे समय बाद आखिरकार वापस आ गया। योप मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसके लिए तो बस एक हफ्ता ही गुजरा है। इस पर श्यूमिन योप मजाक करता है कि वो एक हफ्ते में ही काफी एज्ड हो गया है, और सुनशी हंसते हुए उसे सिली कहते हैं। हनसुनशी अपने हस्बैंड से कहती है कि वो ड्राइविंग से थक गया होगा, लेकिन बैक जेहो जवाब देता है कि एक ऐसे दोस्त के लिए जिसे वो 17 साल से मरा हुआ समझ रहा था, इतना करना तो कुछ भी नहीं है। दोनों को साथ देखकर श्यूमिन योप सोचता है कि अब जाकर ये बात सच में उसके दिमाग में बैठ रही है कि वो वाकई सरवाइव करके लौट आया है। उसे एहसास होता है कि अब वो एक पीसफुल वर्ल्ड में खड़ा है, जहाँ न कोई वॉर है न कोई डंजन, और उस घर के सामने खड़े होकर वो सोचता है कि अब अपनी जिंदगी के साथ आखिर करेगा क्या। फिलहाल वो डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स ही कर लिया जाए, और रिमोट उठा लेता है। सोफा पर लेटकर वो सोचता है कि देखने लायक कुछ अच्छा है भी या नहीं। तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा आता है जो उसे शॉक कर देता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और रीप्ले देखते हुए एंडिंग जानने को एक्साइटेड हो जाता है। मुट्ठियां भींचकर वो बोल उठता है, दिस इज इट, और फिर खुद से कहता है कि यही तो वजह है जिसकी वजह से वो जिंदा बचा। तभी बैक जेहो कमरे में आता है, और योप उसे अनाउंस करता है कि वो सीरीज को एंड तक बिंज वॉच करेगा, ढेर सारे स्नैक्स के साथ। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि 2005 के बाद जितने भी शोज उसने मिस किए हैं वो सब देखेगा। ये सुनकर जेहो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और भागकर पूछता है कि क्या वो सच में बस घर पर बैठकर सारे शोज देखने वाला है। योप उसे याद दिलाता है कि उसी ने कहा था जो मन करे वो करे, और जेहो मजबूरी में अग्री कर जाता है। लेकिन फिर वो कर्टन हटाकर दिखाता है कि रिपोर्टर्स कई दिनों से बाहर कैंप किए हुए हैं, और जब तक उसे देख नहीं लेते जाने वाले नहीं है। योप सोफा से उठकर विंडो के पास जाता है और बाहर रिपोर्टर्स की मैसिव क्राउड देखकर पलटकर उन्हें अनोइंग लीचेस कहता है, समझते हुए कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो खड़ा होता है और श्यूमिन योप जेहो को ऑर्डर देता है कि अगले दिन सारे रिपोर्टर्स को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि वो सबको बुलाकर साफ साफ कहने वाला है कि वो उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए। अगले दिन एक बड़े बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही कैमरास फ्लैश करने लगते हैं। श्यूमिन योप और बैक जेहो स्टेज पर आते हैं, और रिपोर्टर्स आपस में कहते हैं कि वो काफी काम लग रहा है और इवेंट उम्मीद से जल्दी शुरू हो गया। अनाउंसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट का ऐलान करता है, और फ्लैशेस के सामने खड़े होकर योप माइक पकड़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि जैसा सब देख सकते हैं वो वापस आ चुका है, और ये सिचुएशन जितनी क्यूरियस उनके लिए है उतनी ही उसके लिए। बगल में खड़ा जेहो राहत की सांस लेता है और सोचता है कि इस बार वो सब ठीक से हैंडल कर रहा है। लेकिन तभी योप आगे कह देता है कि वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, सब लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लें और उसके बाद उसकी जिंदगी से गेट आउट। बैक जेहो को एहसास हो जाता है कि योप जरा भी नहीं बदला है, और वो अनाउंस करता है कि वो क्वेश्चंस एक एक करके आंसर करेंगे। फाइनल डंजन से वापसी के बारे में पूछे जाने पर श्यूमिन योप साफ कह देता है कि उसे खुद नहीं पता, वो बस हॉस्पिटल में जाग गया था। फिर वो ये भी डिनाई करता है कि उसे पिछले 17 सालों की कोई मेमोरीज हैं। उसका बाकी हीरोज से कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और ना ही वो अपनी
एसेट्स वापस लेने का कोई इरादा रखता है। अगला सवाल मांगते हुए वो हाथ उठाए एक रिपोर्टर की तरफ इशारा करता है, जो पूछता है कि क्या उसने कोच बैक जेहो से बैटल ग्राउंड के बारे में सुना है। येओप कामली कंफर्म कर देता है कि हाँ सुना है। इसके बाद रिपोर्टर पूछता है कि क्या वो खुद बैटल ग्राउंड प्लेयर बनने का प्लान कर रहा है। ये सवाल सुनते ही रिपोर्टर्स के बीच विस्पर्स शुरू हो जाते हैं, जबकि जेहो चुपचाप देखता रहता है, क्योंकि यही सवाल वो एक्सपेक्ट कर रहा था। शुमिन येओप बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देता है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रीजन पूछे जाने पर वो बस इतना कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टर उसे प्रोवोक करता है और पूछता है कि क्या उसे कॉन्फिडेंस की कमी है। इस पर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए येओप कहता है कि वहाँ बस एक ही चीज की कमी है, और वो है उस रिपोर्टर के सिर के हेयर। वो साफ कह देता है कि बैटल ग्राउंड उसे फन नहीं लगता और वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए क्लाउन बनने वाला नहीं है। येओप कहता है कि उम्मीद है सबकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई होगी, क्योंकि वो अब किसी भी तरह का हैरेसमेंट नहीं चाहता। ये कहकर वो गुड बाय बोलता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है जायहो सबको आने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी एक रिपोर्टर उन्हें रुकने को कहता है और आखिरी सवाल पूछने की परमिशन मांगता है। वो बताता है कि जेरल्ड वॉकर नाम के एक प्लेयर ने कहा है कि येओप उसके लेवल का नहीं है, और पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। श्यूमिन येओप कुछ पल चुप रहता है और सिर्फ नाम दोहराता है। जेरल्ड वॉकर, रिपोर्टर एक्सप्लेन करता है कि वो अमेरिका का फेमस प्लेयर है, जिसे टैंकर पोजीशन का प्राइड कहा जाता है। येओप पूछता है कि क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, जिस पर रिपोर्टर जवाब देता है कि टॉप पर 3 प्लेयर्स हैं, फ्रांस का नेथन बर्नार्ड, आयरलैंड का रॉय मायर और जर्मनी का डैनियल मैंस, और वॉकर स्किल्ड होने के बावजूद टॉप 3 में नहीं आता। ये सुनकर येओप एक गहरी साई लेता है और कहता है कि उसे समझ आ गया है कि 17 साल गुजर चुके हैं। फिर वो सीधे वॉकर को मैसेज देता है कि अगर वो टॉप 3 में भी नहीं है तो इतना कॉकी न बने, और अगर उसे सच में फाइट करनी है तो बैटल ग्राउंड में नहीं बल्कि सामने आकर उससे मिले। इसके बाद श्यूमिन येओप उंगली उठाकर साफ ऐलान कर देता है कि वो उसे खुद अपने बैकयार्ड में दफनाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े टीवी स्क्रीन पर यह ब्रॉडकास्ट देखा जा रहा होता है, जहां प्लेयर एजेंसी का सीईओ जैकरी वुड गुस्से में जेरल्ड वॉकर से पूछता है कि क्या उसने वो सुना। तभी एक हाथ रिमोट कंट्रोल को चकनाचूर कर देता है और वॉकर गुस्से में वुड का नाम पुकारता है। फिर वो बिना रुके ऑर्डर देता है कि तुरंत कोरिया के लिए जेट प्रिपेयर किया जाए। उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स और कोरिया के बीच ऑफिशियल मैच अनाउंस हो जाता है। फोन पर बैक जेहो शॉक में पूछता है कि इतना अचानक ये सब कैसे हो गया। तभी येओप शोर से परेशान होकर कंप्लेन करता है और जेहो से बाहर जाने को कहता है। जेहो मान जाता है। येओप फिर बोलता है कि वो टीवी ठीक से सुन ही नहीं पाया और पूछता है कि हुआ क्या है। तब जेहो उसे बताता है कि 2 हफ्ते बाद नेशनल टीम का मैच है। येओप बिना इंटरेस्ट के बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। इस पर जेहो उसे ब्लेम करता है और जेरल्ड वॉकर का नाम लेता है। येओप कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो कौन है। जेहो याद दिलाता है कि वही जिसे वो बैकयार्ड में दफनाने की बात कर रहा था। तब जाकर येओप को याद आता है। जेहो बताता है कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद से वो आदमी बुरी तरह भड़का हुआ है, लेकिन येओप उसे पैठी कहकर टाल देता है। जेहो समझाता है कि क्योंकि वॉकर येओप से सीधे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो कोरियन टीम से बदला लेगा। येओप हैरान होकर पूछता है कि टीम का उससे क्या लेना देना, और उसे वियर्ड बोल देता है। जेहो बस सिर पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसकी जगह एंजॉय कर लेगा। तभी येओप अचानक स्ट्रेट बैठ जाता है और नेशनल टीम के मैच के बारे में पूछता है। फिर खास तौर पर पूछता है कि क्या हेयोन भी वहाँ होगी, क्योंकि वो नेशनल टीम प्लेयर है। उधर बेक हेयोन घर पहुंचकर अपनी माँ को अनाउंस करती है और उसी पल काउच पर बैठे येओप चौंक जाता है। हेयोन की माँ उसे जल्दी आने पर सरप्राइज दिखाती है तो हेयोन बताती है कि जैसे ही उसे अंकल येओप के आने की खबर मिली वो भागती हुई आ, क्योंकि वो उसे देखना चाहती। फिर वो पूछती है कि अंकल कहाँ है और माँ लिविंग रूम की तरफ इशारा करती है। काउच से येओप उन्हें ग्रीट करता है। हेयोन उसे देखते ही दौड़कर उस पर कूद पड़ती है। येओप कंप्लेन करता है कि वो उसे ऑलमोस्ट मार ही दे, लेकिन हेयोन बस यही कहती है कि वो कितनी खुश है कि वो वापस आ गया है। येओप प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि उसे डर था कहीं वो उसे भूल न गई हो, जिस पर हेयोन मुस्कुराकर कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वही अंकल था जो उसे हमेशा वो स्वीट्स ला कर देता था जिन्हें उसके पेरेंट्स मना करते थे। श्यूमिन येओप कमेंट्स करता है कि हेयोन कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, जिस पर हेयोन बताती है कि वो अब 23 की है। वो पूछती है कि क्या उसने ऑफिशियल मैच के लिए वापस आया है, लेकिन येओप साफ कह देता है कि वो बस उसे देखने आया है और मैच सेकेंडरी है। काउच पर बैठकर वो उसके करीब झुकती है और पूछती है कि क्या सच में वो बैटलफील्ड नहीं खेलना चाहता। येओप सवाल करता है कि क्या जेहो ने उसे मनाने भेजा है और टॉपिक डिसमिस कर देता है। कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेयोन इंसिस्ट करती है कि वो कारण जानना चाहती है, लेकिन येओप जवाब देता है कि उसके अंकल के पास बहुत काम है। वो उसके हाथ को पकड़ती है और पूछती है कि क्या जेंटल प्ली भी काम नहीं करेगी, लेकिन येओप डिनाइज करता है। हेयोन कहती है कि वो बदल गया है और येओप पलटकर कहता है कि असल में बदलने वाले वो लोग हैं। हेयोन पीछे मुड़कर सोचती है कि वो पहले उसकी हर बात मान लिया करता था, लेकिन येओप काउंटर करता है कि तब उसने सिर्फ स्नैक्स मांगे थे। हेयोन फिर उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ लीग में एवेटार वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। येओप पूछता है कि एवेटार क्या है। टीवी की तरफ देखकर वो साफ कहता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन हेयोन प्लीड करती है कि उसके पिता बिजी हैं और नहीं जा सकते। आखिरकार येओप मान जाता है और पूछता है कि कहाँ जाना है, जिस पर हेयोन मुस्कुराकर कहती है कि वहाँ जाकर पता चलेगा। वे कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन पहुँचते हैं और एंट्रेंस पर उनका स्वागत किया जाता है। स्टाफ उन्हें एक टेक्नोलॉजिकल हॉलवे के थ्रू गाइड करता है। येओप और हेयोन 2 स्टाफ के पीछे चलते हैं। एक स्टाफ मेंबर हेयोन को बताता है कि सबसे
सबसे पहले उसकी एवेटार वेरिफिकेशन होगी, जिस पर वो अग्री करती है। सिस्टम उसके वेपन और आर्मर को वेरीफाई करता है और एवेटार सिंक्रोनाइज करता है। हाइयोन हेलमेट पहनकर कनेक्शन इनिशिएट करती है और उसका एवेटार वर्चुअल स्पेस में मटेरियलाइज हो जाता है। कंट्रोल रूम से ये ध्यान से उसका परफॉर्मेंस देखता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में हाइयोन मूवमेंट टेस्ट करने के लिए मॉन्स्टर मांगती है और सामने एक बड़ा वुल्फ लाइक क्रीचर मटेरियलाइज हो जाता है। ये स्क्रीन पर कॉन्फ्रंटेशन देखता है और सोचता है कि क्या ये संभव भी है। स्टाफ मेंबर एक्सप्लेन करता है कि बैटलफील्ड एक वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जो सब कुछ रिक्रिएट करता है। ये कमेंट करता है कि सिमुलेशन ऑलमोस्ट रियलिटी जैसी लग रही है और डिसाइड करता है कि वो देखेगा कि हेयोन कितनी अच्छी है। क्रीचर हाई स्पीड में एडवांस करता है और हेयोन विप लेकर काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो हवा में जंप करके डॉज करती है। उसकी विप सीधा क्रीचर की गर्दन में लिपट जाती है और एक जोरदार पुल में हेयोन उसे दूर फेंक देती है। फिर हाथ में स्वॉर्ड और डैगर लेकर आगे बढ़ती है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देती है। रिजल्ट देखते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि एवेटार सिंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और कनेक्शन टर्मिनेट किया जा सकता है। हेयोन मुस्कुराती हुई सिमुलेशन से बाहर आती है और दौड़कर ह्यूमन योब के पास जाती है। एक्साइटेड होकर पूछती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा, जिस पर योब कैजुअली कहता है कि अभी उसे बहुत आगे जाना है। तो हेयोन तुरंत उसे चैलेंज कर देती है कि वो खुद ट्राई करके दिखाए। योब मना करने ही वाला होता है कि हेयोन बीच में बोल पड़ती है कि बस एवेटार बनाना है। वो सिर्फ अपनी आंखों से उसकी ताकत देखना चाहती है, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी हुई थी कि उसे लड़ते देख सके तब तक वो जा चुका था। ये सुनकर योब कुछ पल चुप रहता है, फिर साय लेकर मान जाता है और सिर्फ एक बार टेस्ट देने को अग्री करता है, जिससे हेयोन बेहद खुश हो जाती है। स्टाफ मेंबर पास आकर कंफर्म करता है कि क्या योब भी टेस्ट देगा और बताता है कि नॉर्मली एट्रीब्यूट्स मेजर करने पड़ते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल मैच नहीं है, इसलिए सीधे टेस्ट पॉसिबल है। योब पूछता है कि क्या वो ऐसे ही एंटर कर सकता है, तो स्टाफ बताता है कि वो एम्प्टी हैंडेड और ट्रैक सूट में होगा। फिर उसे वेपन लेने की सलाह देता है और 2 लोग बड़ी मुश्किल से स्पीयर और शील्ड लाते हैं। योब उन्हें पकड़कर महसूस करता है कि ये काफी हल्के हैं। स्टाफ एक्सप्लेन करता है कि यही बैटलफील्ड स्टैंडर्ड है। योब शील्ड छोड़कर कहता है कि सिर्फ स्पीयर काफी है और टेस्ट स्टार्ट करने को कहता है। सिमुलेशन के अंदर वो वर्चुअल डंजन में एंटर करता है। सिस्टम उसका डेटा स्कैन करके एवेटार क्रिएट करता है और योब वर्चुअल टेस्ट रूम में मटेरियलाइज होकर कमेंट करता है कि फीलिंग बिल्कुल डंजन पोर्टल जैसी है। स्टाफ कंफर्म करता है कि कोई सिंक इश्यू नहीं होगा और हाइयोन उसे गुड लक कहती है। स्ट्रेच करते हुए योब उसी तरह का मॉन्स्टर मांगता है जैसा हेयोन ने फेस किया था। बटन प्रेस होते ही एरिना में एक जायंट क्रिएचर मटेरियलाइज होता है और उसे देखते ही योब पहचान लेता है कि ये सलाबून है। उसे लगता है कि ये कुछ अलग है, तो स्टाफ मेंबर समझाता है कि ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ ऑरा से ही हराया जा सकता है। वो आगे बताता है कि अवेलेबल सारे डेटा का इस्तेमाल करके इस क्रीचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाया गया है। सलाबून उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन ह्यूमन योब आराम से अटैक डॉज कर लेता है। फिर वो क्रीचर को घूरता है, स्पीयर को बेकार मानकर साइड में फेंक देता है और सही पोस्चर लेकर मॉन्स्टर की तरफ एक ही सिंगल ब्लो मारता है। कंट्रोल रूम में हेयोन और स्टाफ ये देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। स्टाफ मेंबर डिसबिलीफ में पूछता है कि क्या उसने माथे पर बस एक फ्लिक मारकर मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन योब इसे कैजुअली डाउन प्ले कर देता है, जिस पर कंट्रोल रूम में मौजूद आदमी बोलता है कि सलाबून को हराना इतना आसान नहीं होता। योब उनसे कहता है कि वो एक और ओपोनेंट भेजें क्योंकि उसे कुछ टेस्ट करना है। तभी एक नया क्रीचर मटेरियलाइज होता है और योब को एनवायरनमेंट अपने टेस्ट के लिए परफेक्ट लगता है। वो कंप्लेन करता है कि पिछला मॉन्स्टर उसे वार्म अप तक नहीं दे पाया और पूछता है कि क्या करने को कुछ और नहीं है। तभी एक आवाज उसे वर्ल्ड्स बेस्ट एस्पर कहकर बुलाती है और फॉरेन लैंग्वेज सुनते ही योब पलट कर देखता है। उधर कंट्रोल रूम में सिस्टम अलर्ट पर चला जाता है और सब सोचने लगते हैं कि हो क्या रहा है। स्टाफ मेंबर पैनल के जरिए सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर वार्निंग आती है कि एक अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्ट हुआ है और अगले ही पल पैनल से एक आदमी पीछे की तरफ उछल जाता है। अरीना में आग के बीच एक्स और शील्ड लिए एक नया वॉरियर प्रकट होता है। जमीन पर उतरते ही वो योब से पूछता है कि फाइट का ऑफर अभी भी वैलिड है या नहीं। योब चुपचाप उसे घूरता रहता है, तो वॉरियर उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि वो इसलिए शांत था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में आ जाएगा। फिर वो ऐलान करता है कि वो यही साबित करेगा कि 7 हीरोज का टाइटल बस एक लेबल है। इतना कहते ही वो पूरी स्पीड से योब की तरफ बढ़ता है, जबकि योब शांति से आते हुए अटैक को देखता रहता है। जोरदार वार जमीन पर गिरता है, तेज इम्पैक्ट होता है और शील्ड टूटते ही वॉरियर घबरा कर पूछता है कि उसका ओपोनेंट कहाँ गया। तभी पीछे से एक आवाज पूछती है कि क्या वो डर गया है। अचानक ह्यूमन योब उसके पीछे प्रकट होता है और जवाब देता है कि नहीं। फिर कहता है कि अब जाकर ये एक डिसेंट टेस्ट बनेगा। इतना बोलकर वो अपनी स्पीयर उठाता है और फाइट के लिए खुद को तैयार करता है। अरीना में दोनों ओपोनेंट्स एक
दूसरे को थोड़ी दूरी से घूरते रहते हैं। कंट्रोल रूम में बैक हेयोन पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो कोई उसे कहता है कि वरी करने की जरूरत नहीं। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा खुलता है। हेयोन और स्टाफ एंट्रेंस की तरफ देखते हैं और बैक जेहो अंदर आता है। वो बताता है कि उसने सब ऑथराइज किया है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हेयोन उसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट के तौर पर पहचान लेती है और पूछती है कि वो तो बिजी होने वाले थे, जिस पर जेहो समझाता है कि बात पहले ही हो चुकी थी, बस लोकल टीम तक न्यूज नहीं पहुंची। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पार्क जिनते मिस मॉस से पूछते हैं कि क्या ये काफी है, और एमा मॉस जो जेरल्ड वॉकर की मैनेजर है, इस अनयूजुअल रिक्वेस्ट में को-इम्प्रेशन के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। पास्ट सीन में बैक जेहो शियोमिन योप के सामने खाने से भरी टेबल के साथ खड़ा दिखता है और पार्क जिंटे इस कॉन्फ्रंटेशन को ऑब्जर्व करता है। सोचता है कि शायद यही मौका योप की बैटल ग्राउंड में इंटरेस्ट जगा दे। अरीना में दोनों फाइटर्स के वेपन्स तेजी से मूव करते हैं और फिर योप की स्पीयर और जेरल्ड वॉकर की एक्स टकराती है। टकराव से जबरदस्त प्रेशर पैदा होता है। योप पीछे की ओर स्लाइड करता है और हाथ जमीन पर टिकाकर खुद को संभालता है। वहीं जेरल्ड वॉकर अपनी एक्सेस से अगला अटैक प्रिपेयर करता है। योप अपने ओपोनेंट को ध्यान से देखता है और फिर स्कैनर आई एबिलिटी एक्टिवेट करता है। सामने एक इन्फो स्क्रीन खुलती है जिसमें जेरल्ड वॉकर का डेटा दिखाई देता है। एनालिसिस से पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मैक्स लेवल पर है, जो उसे परफेक्ट टैंक बनाती है, और योप समझ जाता है कि सामने वाला दिखने से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेरल्ड वॉकर पूछता है कि वो फाइट करने की जगह बस उसे घूर क्यों रहा है, तो योप हल्की स्माइल के साथ उसकी ताकत को एक्नॉलेज करता है और उसे हॉस्पिटल में मिली अपनी नई एबिलिटी याद आ जाती है। वो तय करता है कि इसी ओपोनेंट पर वो अपनी नई पावर टेस्ट करेगा और पूरी स्पीड से स्पीयर के साथ आगे बढ़ता है। जेरल्ड वॉकर भी मूवमेंट एंटिसिपेट करके तैयार हो जाता है, लेकिन योप उसके चेहरे से बस कुछ इंचेस पहले ही रुक जाता है। वॉरियर हैरान होकर सोचता है कि वो आखिरी पल में क्यों रुका। योप पास से उसे घूरता है और कहता है कि वो उसे कुछ फन दिखाएगा। फिर जमीन पर हाथ रखकर एक ऐसा ब्लो मारता है कि आसपास की जमीन चकनाचूर हो जाती है और कंट्रोल रूम में हेयोन घबराकर अपने अंकल का नाम पुकारती है। हेयोन अपने अंकल का नाम पुकारती है। तभी जेरल्ड वॉकर गुस्से में पूछता है कि वो वहीं क्यों खड़ा रहा और अटैक से डॉज क्यों नहीं किया। उसे लगता है कि श्योमान योप जानबूझकर रुका था, जैसे मरना चाहता हो। योप उस जबरदस्त ब्लो का इम्पैक्ट महसूस करता है और अगले ही पल एक भयानक काउंटर अटैक सीधे जेरल्ड वॉकर पर लगता है, जिसकी ताकत से वो पीछे की ओर उड़ जाता है और अरीना की जमीन टूटकर उसमें कुछ धंस जाता है। जेरल्ड वॉकर हैरान रह जाता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाला तो मर जाना चाहिए। तभी धूल के बीच से किसी के खांसने की आवाज आती है और एक आवाज कंप्लेन करती है कि ये बेकार का स्मोक सब ढक रहा है। कंट्रोल रूम में सब लोग बिना समझे ये सीन देखते रहते हैं। जेरल्ड वॉकर पीछे मुड़कर देखता है और हालात उसे इम्पॉसिबल लगते हैं। तभी मलबे के बीच से शियोमन योप बिल्कुल सेफ उठ खड़ा होता है और पूछता है कि उसे कैसा लगा। उसे याद आता है कि उसने कुछ फन दिखाने का वादा किया था और वो अपनी इमॉर्टैलिटी एबिलिटी रिवील करता है। स्क्रीन पर उसकी इमॉर्टैलिटी एबिलिटी डिस्प्ले होती है और योप कैजुअली पूछता है कि कूल लगा या नहीं। जेरल्ड वॉकर शॉक में पूछता है कि वो उस अटैक में जिंदा कैसे बच गया, जिस पर योप काल्मली बताता है कि वापस जिंदा होने के बाद उसे एक नई स्पेशल एबिलिटी मिली है, इमॉर्टैलिटी, और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ये अब नोटिस करता है कि उसकी इंजरीज अपने आप हील हो रही और वो कंक्लूड करता है कि ऐसे फाइट करना फेयर नहीं है। इसलिए वो कंट्रोल रूम के स्टाफ को बुलाता है और बताता है कि फाइनल डंजन सर्वाइव करने की वजह से वो मर नहीं सकता। ये सुनकर स्टाफ मेंबर भी कंफ्यूज हो जाता है। ये अब कहता है कि ये एबिलिटी अनफेयर है और पूछता है क्या इसे ब्लॉक किया जा सकता है। स्टाफ मेंबर बताता है कि ये मुश्किल नहीं है। तो ये अब अपनी इमॉर्टैलिटी ब्लॉक करने को कहता है और पैनल से एबिलिटी डीएक्टिवेट कर दी जाती है। ये पूरी बात जेरल्ड वॉकर भी सुन लेता है। यब कहता है कि वो बस पहली बार एबिलिटी टेस्ट करना चाहता था और ये सब इसलिए किया ताकि सामने वाला हारने पर इमॉर्टैलिटी का एक्सक्यूज ना दे सके। जेरल्ड वॉकर गुस्से में अपने वेपन को कसकर पकड़ता है और टूटी जमीन पर आगे बढ़ता है। अपने स्पीयर और शील्ड जमीन पर फेंकते हुए कहता है कि उसके ओपोनेंट के एरोगेंस के रूमर्स बिल्कुल सच है, लेकिन ये हवा में ही स्पीयर पकड़ लेता है और कहता है कि वो रूमर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जेरल्ड वॉकर जवाब देता है कि वो खुद जज करेगा और योप से कहता है कि अब बिना किसी बहाने के खड़ा होकर फाइट करे। झुकते हुए शियोमन योप उससे पूछता है कि पहले उसे टॉप 3 को हराना चाहिए, उसके बाद उसके पास आने की सोचे, और फिर तंज कसते हुए कहता है कि उसने सुना है वो टॉप 3 में तो है भी नहीं। गुस्से में जेरल्ड वॉकर एक जोरदार ब्लो के साथ आगे बढ़ता है और योप पूछता है क्या उसने कोई सेंसिटिव पॉइंट हिट कर दिया। वॉरियर हवा में उछलता है और दोनों के बीच स्पीयर और एक्स के साथ तेजी से ब्लोज की एक्सचेंज होने लगती है। लगातार क्लैश चलता रहता है। एक अटैक के बाद जेरल्ड जमीन पर उतरता है और नोटिस करता है कि उसका ओपोनेंट गायब हो चुका है। तभी शियोमन योप उसके पीछे प्रकट होकर कहता है कि वो यही है। जेरल्ड तुरंत पलटता है, लेकिन योप उसके कंधे के ऊपर से स्पीयर के टिप से अटैक करता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। हवा में पीछे की ओर उड़ते हुए जेरल्ड को देखकर योप स्पीयर संभालता है और मानता है कि लिमिटेड विजन के बावजूद उसके रिएक्शंस तेज हैं, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि अब फाइट खत्म करने का समय है। वो फोकस करता है और एक ही मूवमेंट में स्पीयर को जबरदस्त स्पीड से फेंक देता है। स्पीयर पूरी ताकत से जेरल्ड के शील्ड पर टकराता है और फिर अरीना की दूसरी तरफ दीवार से टकराकर एक्सप्लोड हो जाता है। शियोमन योप
मुस्कुराते हुए मुड़ता है, जबकि जेरल्ड वॉकर जमीन पर गिरकर अपने शील्ड के सहारे खड़ा होता है और रियलाइज करता है कि आखिरी पल में स्पीयर ने डायरेक्शन बदल ली थी, जिससे उसे यॉब के कंट्रोल का लेवल समझ में आ जाता है। यॉब बस अपने हाथ फैलाकर जीत का ऐलान करता है, लेकिन जेरल्ड घुटनों पर बैठकर कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई और उसने जानबूझकर मिस किया। यॉब उसे घूरता है, समझ नहीं पाता, फिर सलाह देता है कि वो छोटा शील्ड इस्तेमाल करे और टिपिकल टैंक की तरह बिहेव करना बंद करे। ये भी बताता है कि वो टिप्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि बड़े शील्ड की वजह से उसका फील्ड ऑफ विजन ब्लॉक हो जाता है। जेरल्ड इस बात पर रिएक्ट करता है और यॉब अंदाजा लगाता है कि उसने लड़ाई के दौरान ज्यादा देखने के लिए वो शील्ड चुना था, लेकिन स्किल्ड ओपोनेंट्स के खिलाफ ये टैक्टिक डिसएडवांटेज बन जाती है, इसलिए लॉन्ग रन में छोटा शील्ड बेहतर रहेगा। जेरल्ड पूछता है क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो यॉब काल्मली कहता है कि टिप्स के बाद भी वो जीत नहीं पाएगा। जेरल्ड डिसाइड करता है कि ट्राई करने में हर्ज नहीं है। कंट्रोल रूम में सब लोग मॉनिटर पर ये फैसला देखते हैं और बैग जेहो खुद हैरान रह जाता है कि यॉब जैसे मॉन्स्टर ने इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को टिप्स दे दी। शोमन यॉब मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि उसका काम हो गया है और अब उसे अपने शोज देखने। फिर वो जेरल्ड वॉकर की तरफ देखता है जो उसे घूर रहा होता है। यॉब हाथ के इशारे से बोलता है कि उसे सिखाने की कंसल्टिंग फी लगेगी, जिस पर जेरल्ड पेमेंट के लिए मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। तो यॉब पूछता है कि वो कंडीशन क्या है। जेरल्ड मांग करता है कि 2 हफ्ते बाद होने वाले ऑफिशियल मैच में दोनों की एक नई फाइट होनी चाहिए, लेकिन यॉब साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे बैटलफील्ड या पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जेरल्ड उसे पकड़कर कहता है कि उसकी पार्टिसिपेशन के बदले वो जो चाहे देगा, लेकिन यॉब उसे जाने को कह देता है। वॉरियर आगे बढ़कर बोलता है कि अगली बार सब अलग होगा और यॉब अपनी पावर को वेस्ट नहीं कर सकता, जिस पर यॉब शांति से जवाब देता है कि फैसला उसी का है। अरीना में दोनों एक दूसरे को घूरते हुए स्टैंड ऑफ में खड़े रहते हैं। कंट्रोल रूम की टीम बस इस टेंस सीन को देखती रहती है और पार्क जिनते चुपचाप सब ऑब्जर्व करता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ डिसाइड करता है कि वो इस सिचुएशन को अपने फायदा के लिए यूज करेगा। दूसरी तरफ एक औरत टीवी पर ड्रामा बड़े ध्यान से देख रही होती है और सोफा पर लेटा स्योमन यॉब भी सीन फॉलो कर रहा होता है, कैरेक्टर्स के फेट पर सवाल करते हुए। तभी अचानक ब्रेकिंग न्यूज आकर प्रोग्राम इंटरप्ट कर देता है। यॉब झुंझला कर उठ बैठता है कि बेस्ट पार्ट पर ही इंटरप्ट कर दिया। एंकर अनाउंस करता है कि सायोमन यॉब बैटलफील्ड में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जेरल्ड वॉकर के साथ हुई हाल के डिस्कशन ने शायद उसका माइंड चेंज कर दिया। रिपोर्टर एक अनोनिमस इन्फॉर्मेंट का जिक्र करता है जिसने कॉन्फ्रंटेशन का वीडियो भेजा है। फिर अमेरिकन टीम की कंडीशन बताई जाती है कि अगर वो कोरिया को 11-0 से हरा दे तो स्योमन यॉब को फ्रेंडली मैच खेलना होगा, और एंकर ये भी कह देता है कि यॉब ने ये कंडीशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है। शॉक्ड यॉब खड़ा होकर पूछता है कि उसने ऐसा कब एक्सेप्ट किया। उधर कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में प्रेसिडेंट ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी गुस्से में घुसकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो पार्क जिनताई की डेस्क तक पहुंचता है। कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिल्लाकर डिमांड करता है कि एनोनिमस टिप देने वाला कौन है। कसम खाता है कि वो उसे अपने हाथों से मार देगा। फिर अपने फोन पर वीडियो दिखाते हुए कंप्लेन करता है कि उन्होंने वो हिस्सा एडिट कर दिया जहां उसने प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। वो आदमी गुस्से में ये कसम खा ही रहा होता है कि वीडियो लीक करने वाले को पकड़कर छोड़ेगा नहीं। तभी पार्क जिनटे अपनी कुर्सी से उठता है और फॉर्मली झुककर सायोमन यॉब से इस पूरे इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है। वो समझाता है कि अमेरिकन एसोसिएशन के रिक्वेस्ट को वो मना नहीं कर सकता था क्योंकि उनका जेरल्ड वॉकर के साथ अच्छा रिलेशन है और मीडिया प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। यॉब सिचुएशन समझ तो जाता है, लेकिन फिर भी हेजिटेट करता है। तभी पार्क जिनताई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले से एक प्लान बना रखा है। वो बताता है कि यॉब की पार्टिसिपेशन के लिए उसने एक कंडीशन रखी है कि अगर अमेरिकन टीम बिना किसी डेथ के जीत जाती है तभी यॉब फ्रेंडली मैच खेलेगा, और वो भी भरोसा दिलाता है कि डरने की बात नहीं क्योंकि कोरियन टीम वैसे भी बेस्ट नहीं है। ये सुनते ही यॉब एक्सप्लोड हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि उसे बैटलफील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और सब उसे बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन पार्क जिनताई कहता है कि ये कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसी वजह से सबने आराम से अग्रीमेंट कर लिया। फिर वो यॉब का कॉलर पकड़कर उनकी फ्रेंडशिप का हवाला देता है और एक फेवर मांगता है। साथ ही प्रॉमिस करता है कि इस मैच से होने वाला सारा प्रॉफिट यॉब की फेवरेट चिल्ड्रन चैरिटी में डोनेट कर दिया जाएगा। यॉब क्लियरली इरिटेटेड होता है, लेकिन पुरानी दोस्ती को याद करके रिलक्टेंटली अग्री कर जाता है और साफ बोल देता है कि ये सिर्फ एक बार होगा, जिससे पार्क जिनताई खुशी से भर जाता है। प्रेसिडेंट ग्रेटिट्यूड में उसे किस करने झुकता है, लेकिन यॉब उसे धक्का देकर रोक देता है और कहता है कि ठीक है। फिर वो अपनी फाइनल कंडीशन रखता है कि अगर किसी भी अमेरिकन प्लेयर की डेथ हुई तो वो पार्टिसिपेट नहीं करे। पार्क जिनताई मुस्कुराते हुए अग्री करता है और वादा करता है कि वो अपनी बात रखेगा। फिर मैटर सेटल होते ही वो सबको डिनर के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि बिल वो पे करेगा, साथ ही ट्यूना सशिमी रेस्टोरेंट का नाम भी लेता है। बाहर जाते वक्त पार्क जिनताई एक पल रुककर सीरियस फेस के साथ पीछे देखता है और कंफर्म करता है कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा, लेकिन उसकी डेस्क पर पड़ा एक डॉक्यूमेंट मैच सिमुलेशन के रिजल्ट्स दिखाता है जहां कोरिया हर सेट हार चुकी है और वो पहले से ही माफी मांगने जैसा एक्सप्रेशन देता है। उधर न्यूज चैनल्स पर एंकर अनाउंस करते हैं कि कोरियन एसोसिएशन ने कंफर्म कर दिया है कि स्योमन यॉब ने यूएस टीम का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरे चैनल पे होस्ट बोलता है कि यॉब बैटलफील्ड में उतर सकता है और ब्रेकिंग न्यूज में साफ दिखाया जाता है कि
स्योमान योप रैंक ए मैच में पार्टिसिपेट करने वाला है। घर पर स्योमान योप लगातार अपने बारे में चल रही नॉन स्टॉप कवरेज देख रहा होता है और कंप्लेन करता है कि इसी वजह से उसका फेवरेट शो टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा। वो गुस्से में बड़बड़ाता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है और अब उससे रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। तभी उसे और ज्यादा एंगर तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट शो पूरी तरह ब्रेकिंग न्यूज से रिप्लेस हो चुका है। वो खिड़की के पास जाकर अपनी बैड लक को कोसता है। तभी बाहर से आती एक आवाज उसका ध्यान खींचती है और वो ट्रेनिंग एरिया में झांक कर देखता है जहाँ एक महिला कोन्स के बीच से बेहद हाई स्पीड में दौड़ती दिखाई देती है और एक आदमी की सुपरविजन में ट्रेनिंग कर रही होती है। स्योमन योप सीन ऑब्जर्व करता है। आदमी उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है और वो हवा में ही अपने वेपन से उसे इंटरसेप्ट कर लेती है। तभी येऑप को रियलाइज होता है कि ये बैक येयन है जो ट्रेनिंग कर रही है। उसके पिता बैक जेहो उसकी रिएक्शन टाइम की तारीफ करते हैं लेकिन कहते हैं कि टीम की मदद करने के लिए उसे और तेज होना पड़ेगा। तभी स्योमन योप पास आकर बोलता है कि जेहो फिर से उस पर ज्यादा सख्ती कर रहा है और वो अपने स्कैनर आईज एक्टिवेट कर देता है। एनालिसिस में बैक हेयन की एट्रीब्यूट्स सामने आती हैं जिनमें उसकी टेलीपोर्टेशन और रोप एबिलिटी शामिल होती है और ये आप देख लेता है कि उसकी एजिलिटी पहले ही मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है। वो ये भी कंक्लूड करता है कि उसका डेवलपमेंट पोटेंशियल अपने पिता के पीक लेवल से कम, यानी वो कभी भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसा जेहो चाहता है, लेकिन उसकी स्टेमिना और स्ट्रेंथ फ्यूचर में जेहो की लिमिट्स से भी आगे जा सकती है। इसी वजह से उसका ट्रेनिंग मेथड उसके लिए सही नहीं है। लॉन पर हेयन थक कर गिर जाती है और थोड़ी देर रेस्ट मांगती है। तभी पलटकर स्योमन योप को देखकर शॉक हो जाता है और योप ठंडे अंदाज में कहता है कि इस स्पीड से तो वो एक भी अमेरिकन टीम प्लेयर को किल नहीं कर पाएगी। हेयन क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या उसने उसकी ट्रेनिंग देखी, तो योप जवाब देता है कि उसे अपनी एजिलिटी पर और काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैक जेहो असहमत होता है और कहता है कि थोड़ी और मेहनत से वो और बेहतर हो जाए। तब स्योमन योप उसकी तरफ मुड़कर साफ कहता है कि हेयन उसके जैसी नहीं है और उसे एजिलिटी और स्पीड ट्रेनिंग बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उसकी लिमिट्स जेहो से अलग और कम है। वो आगे समझाता है कि उसकी एजिलिटी और विप यूसेज दोनों ऑलरेडी पीक पर। योप कहता है कि भले ही उसके पास स्पीड टाइप एबिलिटीज हैं, लेकिन वो और उसका पिता फंडामेंटली अलग है। फिर वो हिएयोन की तरफ देखकर पूछता है कि विप से ओपोनेंट को पकड़ने के बाद वो क्या करेगी, जिस पर हिएयोन जवाब देती है कि वो या तो उसे इम्बैलेंस करके गिराएगी या फिर अपने टीममेट्स की तरफ फेंक देगी। लेकिन स्योमन योप कहता है कि ये गलत है और ओपोनेंट को फंसाने के बाद उसे खुद ही फिनिश करना होगा। वो समझाता है कि सिर्फ अपने पिता का स्टाइल फॉलो करना उसके लिए इनएफिशिएंट है क्योंकि उसके पास कोई और नहीं है जो आकर आखिरी बार करे। योप उसके हाथ से विप और सोर्ड लेता है और कहता है कि वो दिखाएगा कि सही तरीका क्या होता है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वो एक ट्रेनिंग डम्मी के पास जाता है और एक ही स्मूथ मोशन विप से टारगेट को लपेट लेता है। वो समझाता है कि जैसे ही ओपोनेंट इनस्नेयर हो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए और अगले ही पल सोर्ड से डमी को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर हेयन और उसके पिता की तरफ देखकर पूछता है कि क्या उन्हें समझ आया। दोनों चुपचाप सीन ऑब्जर्व करते रहते हैं। तब योप साफ कहता है कि सिर्फ विप से कोई किल नहीं किया जा सकता, इसके लिए स्ट्रेंथ और सोर्ड ट्रेनिंग जरूरी है। वो हेयन की स्टैंस बदलकर क्लोज कॉम्बैट के लिए सेट करता है और ट्रेनर से पूछता है कि क्या अब उसे समझ आया। फिर कैजुअली बोलता है कि शुरुआत 500 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से करेंगे, जिसे सुनकर हेयन और उसके पिता दोनों शॉक में आ जाते हैं। योप अपने इंटिमिडेटिंग पोस्चर में तुरंत 500 स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस शुरू करने का ऑर्डर देता है और याद दिलाता है कि रैंक ए मैच में सिर्फ 14 दिन बचे। इसी दौरान यूएस नेशनल टीम होटल में जॉन किम जेरल्ड वॉकर की तारीफ करता है कि उसने कुछ ही दिनों में जबरदस्त इंप्रूवमेंट कर ली है। वॉकर पूछता है कि क्या फर्क वाकई इतना बड़ा है और उसका एजेंट कंफर्म करता है। जॉन किम कहता है कि शुरू में उसे शील्ड चेंज करना बेवकूफी लगा था, लेकिन अब देखकर लगता है कि उसने अपनी वीकनेस ओवरकम कर ली है और टॉप 3 तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। हालांकि एजेंट वार्न करता है कि नेथन जैसे फास्ट ओपोनेंट्स के खिलाफ एडजस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन लॉन्ग रन में फायदा होगा। वॉकर फिर पूछता है कि ये इम्प्रूवमेंट पैसे में कितनी वर्थ रखती है, जिस पर जॉन किम कम से कम $10 मिलियन का एस्टिमेट देता है, जो अगली सैलरी नेगोशिएशन में मिल सकता है। $10 मिलियन की गूंज वॉकर के दिमाग में घूमने लगती है और टीवी पर सायोमान योप की न्यूज देखते ही वो तुरंत $10 मिलियन भेजने का ऑर्डर देता है। एजेंट शॉक हो जाता है, लेकिन वॉकर कहता है कि ये कंसल्टिंग फी है। वो हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है कि वो किसी भी हालत में येऑप को बैटलफील्ड में घसीट लाएगा और दीवार को छूते हुए उससे कहता है कि थोड़ा और वेट करे क्योंकि मुकाबला सोल इंटरनेशनल बैटल स्टेडियम में शुरू होने वाला है। आखिरकार कोरिया और यूएसए के बीच होने वाले ऐतिहासिक रैंक ए मैच का दिन आ ही जाता है, जहां 2 कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं और पूरे पब्लिक की एंजाइटी को हाईलाइट करते हैं। उनमें से एक कहता है कि आज स्योमान योप और अमेरिका के बीच होने वाला ड्रीम कन्फ्रंटेशन तय हो जाएगा। इसके बाद वो अरीना में उतरने वाली कोरियन टीम की पूरी लाइनअप इंट्रोड्यूस करता है और फिर कैमरा यूएसए टीम के सभी मेंबर्स को दिखाता है। कोरियन टीम की तरफ से बैकह्यून को क्लोज कॉम्बैट फाइटर और टीम का एस बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर
अमेरिकन टीम से जेराल्ड वॉकर टैंक और एस के रूप में सामने आता है। स्टैंड्स में बैठा स्योमान यॉप ये सब देख रहा होता है, जबकि कमेंटेटर ह्यून के नए पोजीशन में होने वाले पहले मैच को हाईलाइट करता है और कैमरा यॉप के चेहरे पर जूम करता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि इस मैच का डंजन एक एंशिएंट कासल होगा जिसे स्केलेटन्स गार्ड कर रहे होंगे, जहां प्लेयर्स के रास्ते में पहला बॉस स्केलेटन वॉरियर होगा, दूसरे फ्लोर पर डेथ नाइट और आखिरी फ्लोर पर ड्रैगन वॉन और लिच उनका इंतजार कर रहे हो। नए स्पेक्टेटर्स के लिए कमेंटेटर गेम के इंपॉर्टेंट रूल्स समझाता है और इसके बाद कोरियन टीम अरीना में एंट्री करती है। वहीं अमेरिकन टीम भी एंटर करती है और कमेंटेटर अंदाजा लगाता है कि आखिर कौन जीतेगा। अनाउंसर फर्स्ट गेम स्टार्ट होने की घोषणा करता है और दोनों टीम्स डंजन में रश करती हैं। अमेरिकन टीम सबसे पहले स्केलेटन्स के एक ग्रुप से टकराती है, जहां वॉकर आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को फेस करता है और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स के साथ हंट शुरू होती है, जिसमें वॉकर पहला स्केलेटन डिस्ट्रॉय कर देता है। कमेंटेटर ऑब्जर्व करता है कि अमेरिकन टीम की मोबिलिटी कंपैरेटिवली स्लो है, लेकिन हंट खत्म करने के बाद उनकी डिफेंस ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल होती है। इसी बीच ह्यून अपना वेपन कसकर पकड़ लेती है और एक्शन के लिए रेडी होती है। कमेंटेटर जब अमेरिकन टीम की स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा होता है, तभी कोरियन टीम हाई स्पीड से आगे बढ़ती है और अचानक कमेंटेटर्स शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि कोरियन टीम स्केलेटन्स पर अटैक किए बिना ही आगे निकल जाती है। वो लगातार रन करते रहते हैं और दूसरे एरिया के मॉन्स्टर्स को भी इग्नोर कर देते हैं। बैक जयहो अपनी टीम की इस रश को देखते हुए सोचता है कि उन्हें बस आगे बढ़ते रहना है और अगर ये प्लान वर्क कर गया तो उनके पास जीतने का चांस होगा। कमेंटेटर एक्सप्लेन करता है कि जो कोरिया आमतौर पर लॉन्ग गेम खेलती थी, वो इस बार अग्रेसिव प्लान के साथ सीधे बॉस की तरफ बढ़ रही है। रिस्क काफी ज्यादा था, लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो कोरियन टीम को भारी मात्रा में हंटिंग पॉइंट्स मिलते, क्योंकि बॉस को हराते ही कुछ ही मिनटों में फर्स्ट फ्लोर बंद हो जाता और इससे अमेरिकन टीम की स्ट्रेटेजी पूरी तरह डिसरप्ट हो सकती थी। ठीक इसी वक्त कोरियन टीम का आइकॉन बॉसेस तक पहुंच जाता है और वो फर्स्ट फ्लोर बॉस स्केलेटन वॉरियर से टकराते हैं, जहां ह्यून और बैक जेहो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर अमेरिकन टीम का एक प्लेयर वॉकर से वेट करने को कहता है, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आई थी, जिस पर वॉकर पॉलवर्ड से पूछता है कि रिकॉनेसेंस कंप्लीट हुई या नहीं, और फिर जानना चाहता है कि ये सिचुएशन क्या है। प्लेयर रिपोर्ट करता है कि कोरियन टीम ने फर्स्ट फ्लोर बॉस की हंटिंग शुरू कर दी है और वो एक अनयूजुअल स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जिस पर एक टीममेट सेकंड फ्लोर की तरफ रश करने का सुझाव देता है। लेकिन वॉकर हंट खत्म करके सीधे बॉस एरिया जाने का फैसला करता है। वो एक फीमेल टीममेट की तरफ मुड़कर कहता है कि वो फास्ट नहीं है, इसलिए उसे उसकी एबिलिटी बोरो करनी पड़ेगी। इसी दौरान कोरियन टीम स्केलेटन वॉरियर को ऑलमोस्ट डिफीट करने वाली होती है और उन्हें लगता है कि ह्यून उसे फिनिश कर देगी। लीडर सबको पोजीशन होल्ड करने और उसे खबर देने का ऑर्डर देता है। जैसे ही ह्यून जंप करती है, तभी कोई चीज हाई स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। अगले ही पल वॉकर उसे डायरेक्टली हिट कर देता है। ह्यून पीछे की तरफ उछल जाती है और सोचती है कि वो अचानक कहां से आ गया। कोरियन टीम शॉक में वॉकर की सडन एंट्री देखती है और बैक जेहो समझ जाता है कि उसने टीममेट की एबिलिटी यूज करके खुद को हवा में लॉन्च किया था। जबरदस्त इम्पैक्ट से ह्यून डंजन वॉल से टकराती है और सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है, बैक ह्यून डेड। वॉकर मानता है कि बॉस पर फोकस करने वाली स्ट्रेटेजी बुरी नहीं थी, लेकिन वो साफ कहता है कि इवन इफ प्लान सक्सेसफुल हो जाता, आउटकम नहीं बदलता। तभी अमेरिकन टीम के बाकी मेंबर्स स्केलेटन वॉरियर के पीछे पहुंच जाते हैं और वीकेंड बॉस पर अटैक शुरू कर देते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि फर्स्ट फ्लोर बॉस डिफीट हो चुका है और एरिया 10 मिनट्स में क्लोज हो जाएगा। वॉकर फैसला करता है कि अब मैच खत्म करने का टाइम आ गया है और अमेरिकन प्लेयर्स आगे बढ़कर कोरियन टीम के बचे हुए मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं। कमेंटेटर बताता है कि सडन अपीयरेंस के बाद अमेरिकन टीम ने ब्लिंक ऑफ एन आई में ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दिया। कोरियन टीम बॉस फाइट हार चुकी थी और ऑलमोस्ट कंप्लीट एनाइलेशन के कगार पर थी। आखिर में वॉकर फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है। आखिरी कोरियन प्लेयर जमीन पर पड़ा होता है, रिएक्ट करने में असमर्थ, और अगले ही पल वॉकर उसे भी एलिमिनेट कर देता है। स्कोर बोर्ड पर दिखता है कि अमेरिकन टीम ने पहला सेट परफेक्ट 11-0 से जीत लिया है। कॉरिडोर में चलते हुए ह्यून के दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये सब फिर से हो गया। वो एक दरवाजे के सामने रुकती है और डिफीट का अफसोस करती है। फिर अंदर झांकते हुए उसे बुरा लगता है कि उसे फाइट करने का मौका तक नहीं मिला अपने अंकल की हेल्प के बावजूद। तभी एक आदमी सबका ध्यान खींचता है, कहता है कि उसे कुछ कहना है। ह्यून उसे देखती है और जो हो रहा है उससे शॉक हो जाती है। एसीओ मूनियो बोलता है कि मैच देखते वक्त उसकी आंखें बाहर आने वाली थी, इसलिए बेहतर होगा कि सब उसकी एडवाइस फॉलो करें। जब एक प्लेयर कहने लगता है कि उनका कोच बैक जय हो है, तो येओप उसे चुप रहने को कह देता है। येओप समझाता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इस रेट पर तो उसे खुद टीम के साथ कम्पीट करना पड़ जाएगा। वो आगे कहता है कि टीम ने विनिंग प्ले ट्राई किया था, लेकिन स्किल की कमी की वजह से फेल हो गई और ओवरऑल लेवल ओपोनेंट्स से बहुत नीचे था। वो साफ बोल देता है कि करंट स्किल लेवल के साथ उनकी जीत की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0% है। लेकिन वो ये भी कहता है कि बिना लड़े हार मान लेना शर्मनाक होगा, इसलिए वो उन्हें कम से कम वॉकर को गिराने का तरीका सिखाएगा। एसीओ मूनियोप बताता है कि मार्था बोर्न्स पैलेस वो डंजन है जिसे उसने और करंट एसोसिएशन डायरेक्टर ने जवानी में टारगेट किया था। अटैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थर्ड लेवल की बोन्स बड़ा न्यूसेंस है और टीम की हालत देखकर तो वहां तक पहुंचना भी मिरेकल होगा। इसलिए वो कहता है कि अभी उसी गेम पर फोकस करो जो अभी अभी हारे हो। उसके हिसाब से फर्स्ट सेट की स्ट्रेटेजी बुरी नहीं थी, लेकिन सिर्फ तभी
तभी जब दिए गए टास्क पूरे हो पाते। प्लेयर्स की तरफ इशारा करते हुए वो वैनगार्ड पोजीशंस की बात करता है और क्रिटिसाइज करता है कि बिना ओपोनेंट की पोजीशनिंग स्काउट किए सीधे बॉस रूम में घुस गए। वैनगार्ड गिरते ही रियर गार्ड को कवर देना चाहिए था, लेकिन हायन के वॉकर से मरते ही सब फ्रोजन खड़े रह गए। वो बताता है कि बार बार 11-0 से हारने की वजह यही है कि बेसिक्स तक मास्टर नहीं किए गए। सिर हिलाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा ये नेशनल टीम है और उसे जे हो के लिए बुरा लग रहा है। फिर एसईओ मून यॉप पलट कर कहता है कि फर्स्ट सेट पर कहने को अब कुछ नहीं बचा और सीधे पॉइंट पर आता है कि वो सेकंड सेट की स्ट्रेटेजी बताएगा। उसी के साथ सेकंड सेट शुरू हो जाता है और गेम शुरू होते ही अमेरिकन टीम आगे बढ़ती है और दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। वो लोग 6 से 5 फॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाले थे, जहाँ तेज ग्रुप पहले हंटिंग ग्राउंड सिक्योर करता और दूसरा ग्रुप जिसे वॉकर लीड कर रहा था हंट पर फोकस करता। ये स्ट्रेटेजी टीम के एस प्लेयर्स की एबिलिटीज को पूरा यूज करने के लिए ऑडियंस में बैठे लोग कोरियन टीम की प्ले देखकर शॉक हो गए। कमेंटेटर ने एक्सप्लेन किया कि बैक हायन अचानक गायब हुई और फिर वापस आ गई। इसके बाद पूरी कोरियन टीम फिर से डंजन में दौड़ने लगती है। कमेंटेटर्स नए टैक्टिक पर सवाल उठाते हैं क्योंकि कोरिया हमेशा डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यूज करती आई है और हायन का पोजीशन चेंज अनएक्सपेक्टेड था। वहीं एससीओ मून यॉप मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था और बोलता है कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि प्लान तभी वर्क करेगा जब वो उसके ऑर्डर्स को बिल्कुल फॉलो करे, तभी उन्हें ओपनिंग मिलेगी। हायन आगे बढ़ती है और इस बार सक्सेस के लिए रेडी होती है। अमेरिकन टीम का एक वैनगार्ड प्लेयर कॉर्नर पर रुककर स्काउट करता है और वॉकर को बताता है कि उसे आसपास कोरियन टीम नहीं दिख रही। वो अस्यूम करता है कि डंजन सिंगल पाथ वाला है तो कोरियन टीम शायद मैच के सेकंड हाफ पर फोकस कर रही होगी। वॉकर को समझ आ जाता है कि फर्स्ट सेट की डिजास्टर के बाद उन्होंने गेम प्लान चेंज कर लिया है। वो वहीं रुका रहता है क्योंकि उसे पता था कि इस रेट पर बस टाइम की बात है जब एसईओ मूनयो खुद अरीना में एंटर करेगा। तभी वॉकर के पीछे केव वॉल पर कुछ टूटता है। वो चौंक कर पलटता है और पूछता है ये आवाज क्या थी, और अगले ही पल डंजन वॉल पर जोरदार एक्सप्लोजन होती है। मलबे के बीच से पूरी कोरियन टीम उड़ती हुई बाहर आती है। जमीन पर उतरते ही वो अमेरिकन टीम को घेर लेती है, जिससे अमेरिकन टीम शॉक्ड रह जाती है और वॉकर सोचता है ये लोग यहाँ पहुँचे कैसे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एसईओ मून यॉप ने स्काउट्स को पहले जाने का ऑर्डर दिया था और सबसे तेज होने की वजह से हायन को ओपोनेंट की सिचुएशन चेक करने भेजा था। साथ ही उसने साफ कहा था कि अगर वॉकर के ग्रुप में 5 से कम प्लेयर्स हों तो कोई मॉन्स्टर या बॉस किल मत करना, जिससे टीम हैरान रह गई। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि सबको पता है मार्था बोर्न्स पैलेस वन वे पाथ डंजन है, लेकिन वहाँ एक सीक्रेट पैसेज भी है जिसमें टेलीपोर्टेशन पॉइंट है जो एम्बुश के लिए परफेक्ट है और हायन को वही यूज करने का ऑर्डर देता है। बाहर से वो पैसेज नॉर्मल वॉल जैसा दिखता है, लेकिन एसईओ मून यॉप कहता है कि वो उन्हें उसे ढूंढने का तरीका बताएगा और उसी रास्ते से वो बिना नोटिस हुए अमेरिकन टीम तक पहुंच सकते हैं। आखिर में वो सभी 11 प्लेयर्स को उसी रूट से रश करने और स्प्लिट होकर हंट कर रही अमेरिकन टीम पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वर्तमान में वापस आते ही कोरियन टीम उस एक्सप्लोजन से बाहर निकलती है और अमेरिकन टीम पर पीछे से हमला कर देती है। हायन सीधे एक अमेरिकन प्लेयर के सामने उतरती है और एसईओ मून यॉप की इंस्ट्रक्शन साफ होती है कि वॉकर से लड़ते समय उसकी लेग्स को टारगेट करना है। फ्लैशबैक में हायन इस टैक्टिक पर सवाल करती है, लेकिन ये ऑप समझाता है कि मौजूदा कंडीशंस में उसकी लेग्स कमजोर हैं क्योंकि स्मॉलर शील्ड लेने से उसका एक्सपोज्ड एरिया बढ़ गया है और वो अभी तक पूरी तरह उसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ है। ऊपर से नो कैजुअलिटी प्रेशर, एम्बुश और एक एस्पर से सामना अमेरिकन टीम के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। इसीलिए ये ऑप उनसे बस ट्रस्ट करने और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहता है। प्रेजेंट में हायन अपने अंकल को थैंक्स बोलती है और अमेरिकन टीम के फॉर्म लेने से पहले ही कोरियन टीम आगे बढ़ जाती है, जहां टीम सपोर्ट से हायन को पावर ट्रांसफर की जाती है। वो वॉकर की तरफ बढ़ती है, लेकिन वॉकर उसका अटैक ब्लॉक करके 2 कोरियन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि हायन ने टेलीपोर्टेशन से उसे बाईपास कर दिया था और असली टारगेट पीछे खड़े अमेरिकन सपोर्ट प्लेयर्स थे, जिन पर हायन पीछे से हमला करती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि बैक हायन ने 2 एलिमिनेशन सिक्योर कर ली हैं। वॉकर समझ जाता है कि रियल टारगेट सपोर्ट लाइन थी और जवाब में वो एक और कोरियन प्लेयर को डाउन कर देता है। तीसरी एलिमिनेशन के बाद वॉकर वैनगार्ड को तुरंत वापस बुलाता है, लेकिन सिचुएशन बन जाती है 3 अमेरिकन्स वर्सेस 8 कोरियंस, क्योंकि वैनगार्ड को लौटने में टाइम लगेगा। फिर भी वॉकर बोलता है कि ऐसी टीम इजी है और अपने एक्स से हमला करके चौथी किल कर लेता है। तभी हायन पीछे से उसकी तरफ रश करती है। वॉकर पलटता है, लेकिन उसे पीछे नहीं पाता। अगले ही पल हायन नीचे से अपीयर होकर उसकी लेग पर स्ट्राइक करती है। इम्पैक्ट से वॉकर लड़खड़ा जाता है और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अमेरिकन टीम अभी भी समहाउ टिकी रहती है, लेकिन सरप्राइज अटैक्स में कोरियन टीम न्यूमेरिकल एडवांटेज यूज करते हुए 7 प्लेयर सैक्रिफाइस करके
के 3 अमेरिकन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देती है। एक कोरियन प्लेयर जमीन पर गिरे वॉकर के पास आता है। वॉकर पूछता है क्या एससीओ मून यॉप ने उसे ट्रेन किया है, क्योंकि उसके कॉम्बैट स्टाइल में सडन चेंज दिख रहा है। और हायन अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करती है, जिस पर वॉकर उसे घूरते हुए मानता है कि ये सच में इम्प्रेसिव था। भीड़ जबरदस्त टर्न अराउंड पर जोर जोर से गरज उठती है, क्योंकि स्कोरबोर्ड दिखाता है कि कोरियन टीम ने अमेरिकन टीम के 5 प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए हैं। बैक जयहो चुपचाप ये नजारा देखता रहता है, नतीजे से हैरान, जबकि एससीओ मिन यॉप अपनी सीट पर रिलैक्स होकर उससे पूछता है कि उसने देखा क्या हुआ और जोड़ता है कि वो वॉकर को गिराने में उसकी मदद करेगा। कमेंटेटर्स कोरियन टीम की इस इनक्रेडिबल और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि आखिर में मैच अमेरिकन टीम के 2-0 से जीतने पर खत्म होता है। एक कमेंटेटर अफसोस जताता है कि अगर कोरियन टीम का सामना लौटती हुई अमेरिकन ग्रुप से न हुआ होता तो मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। वॉकर स्कोरबोर्ड देखते हुए कोरियन टीम की परफॉर्मेंस पर सोचता है और सेकंड सेट के रिजल्ट्स पर नजर डालता है। इतनी स्ट्रॉन्ग अमेरिकन टीम के सामने भी कोरियन नेशनल टीम 5 एलिमिनेशंस निकालने में कामयाब रही। कमेंटेटर्स मानते हैं कि मैच का हाईलाइट दीवार तोड़कर कोरियन टीम की सरप्राइज एंट्री थी और इस टर्न अराउंड की असली ड्राइविंग फोर्स एक ही प्लेयर थी जिसने अपनी टीम की 5 में से 4 एलिमिनेशंस की थी। क्राउड कोरियन एस बैक ह्यून के लिए चीयर करता है। XBC स्पोर्ट्स की एंकर OGA कोच बैक जेहो का इंटरव्यू लेते हुए पूछती है कि मैच पर उनके क्या थॉट्स हैं, ये बताते हुए कि नेशनल टीम ने यूजुअल से बिल्कुल अलग साइड दिखाया। जेहो जवाब देता है कि हार के बावजूद ये टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस और बड़ा मोटिवेटर था। रिपोर्टर फिर सेकंड सेट में सीक्रेट पैसेज इस्तेमाल करने वाली मेमोरेबल स्ट्रेटजी के बारे में पूछती है, जिस पर जेहो मानता है कि ये स्ट्रेटजी इम्प्रेसिव थी क्योंकि डंजन एक ही पाथ के लिए जाना जाता था। फिर साइड में देखते हुए सच बताता है कि सेकंड सेट की स्ट्रेटजी में उन्हें हेल्प मिली थी। दूर से एससीओ मिन यॉप ये इंटरव्यू देखते हुए बड़बड़ाता है और समझ जाता है कि कोच अब भी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बैक ह्यून इंटरव्यू के लिए आती है। रिपोर्टर उसे मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर बताते हुए ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि उसके अंकल ने हाल ही में उसे बहुत ट्रेन किया है और उसी की सलाह पर उसने पोजीशन चेंज की। ये सब देखकर एससीओ मिन यॉप फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आह भरते हुए सोचता है कि पिता बेटी दोनों ही उसका नाम क्यों ले रहे हैं। फिर खुद को समझाता है कि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही सच है। तभी पार्क जिनते उसके पास आकर बोलता है कि वो आज भी शर्मिंदा होने पर उतना ही चिढ़ जाता है। सीओ मिन यॉप इंटरव्यू एरिया की तरफ इशारा करके पूछता है कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट वहाँ क्यों नहीं, जिस पर पार्क जिनते कहता है कि दूसरों को संभालने देना बेहतर है। तब यॉप सीधे पूछता है कि अब वो क्या चाहता है। जिनते नॉस्टैल्जिया का बहाना बनाता है, याद दिलाते हुए कि उस सीक्रेट पैसेज के बारे में गिने चुने लोग ही जानते थे, जिनमें वो दोनों भी शामिल थे। यॉप मान लेता है कि सेकंड सेट की स्ट्रेटेजी उसी ने बनाई थी, लेकिन उसे स्पोर्ट्स मैच में सीक्रेट पैसेज इस्तेमाल करना थोड़ा चीप लगा, इसलिए फोर्स्ड पार्टिसिपेशन से बचने के लिए उसने गेरिला अटैक की जगह वो तरीका चुना जिस पर उसे ज्यादा भरोसा था। प्रेसिडेंट बोलता है कि उसने सुना यॉप ने हायन को ट्रेन किया और उसने अपना टैलेंट ढूंढ लिया, जिस पर यॉप ठंडेपन से कहता है कि इसमें कुछ नया नहीं है। वो खड़ा होकर बोलता है कि इतने सालों बाद अपनी स्ट्रेटजी को एक्शन में देखना अच्छा लगा और उसका टैलेंट वेस्ट होने के लिए नहीं है। इस पर जिनताई भी मानता है कि वो सच में इनक्रेडिबल है। फिर प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि उस टैलेंट को और यूज करने के बारे में क्या सोचता है। यॉप याद दिलाता है कि उसने बेट जीत लिया है, लेकिन जिनताई एक आखिरी रिक्वेस्ट रखता है और वादा करता है कि अगर यॉप ने मना किया तो वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो बताता है कि कोरियन प्रोफेशनल बैटल ग्राउंड लीग सीजन जल्द शुरू होने वाला है। यॉप पूछता है क्या वो उसे प्रो लीग एथलीट बनाना चाहता है। जिनताई मना करता है और कहता है कि वो लीग से पहले फेमस प्लेयर्स के साथ एक चैरिटी मैच करना चाहता है और यॉप की पार्टिसिपेशन चाहता है। सबको उम्मीद होती है कि यॉप फिर से रिफ्यूज करेगा, लेकिन वो हैरानी से कहता है कि वो इस पर सोचकर बताएगा। जिनताई शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यॉप हमेशा जो नहीं करना चाहता उसे सीधा मना कर देता है, मगर यॉप समझाता है कि हायन को खेलते देख उसे क्यूरियोसिटी हुई। टीवी शोज एंटरटेनिंग है, लेकिन रियल बैटल्स अलग होते हैं और अब जब डंजन्स नहीं रहे तो लड़ने की यही एक जगह है। ये सुनकर जिनताई जोश में आ जाता है, उसका बाल बिखेरते हुए बोलता है दैट्स द स्पिरिट और फोन पर दिखाता है कि रैंक ए मैच का फुटेज 1 घंटे में 10 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। अब 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज और कमेंट्स में कोरियन टीम, हायन और एससीओ मिन यॉप की जमकर तारीफ हो रही है, जिस पर यॉप छिड़कर उसे शांत रहने को कहता है। सीओ मिन यॉप थोड़ा पीछे हटते हुए प्रेसिडेंट की एनर्जी पर कमेंट करता है, जिस पर पार्क जिनताई अपनी एक्साइटमेंट के लिए माफी मांगता है, लेकिन यॉप तुरंत क्लियर करता है कि उसने अभी पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं की है। जिनताई फिर से खुश हो जाता है और बोलता है कि इतना भी सोचना ही अमेजिंग है। तब यॉप पूछता है कि प्रोफेशनल लीग तो जल्द शुरू होने वाली और लीग के इतना पास चैरिटी मैच रखना उसे सस्पिशियस लगता है, जिससे जिनताई समझ जाता है कि उसका प्लान पकड़ लिया गया है। यॉप साफ कहता है कि अगर वो चैरिटी मैच खेलेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। जिनताई ध्यान से उसे देखता है और एसोसिएशन प्रेसिडेंट वादा करता है कि अगर यॉप खेलेगा तो उसे जो
चाहिए वो मिलेगा। इस पर योब मुस्कुराते हुए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। ट्रेनिंग एरिया में वापस बैक जय हो तलवार लेकर आता है और एसईओ मिन योब भाले को कंधे पर टिकाए उसका इंतजार कर रहा होता है। जय हो पूछता है कि क्या चल रहा है, तो योब बताता है कि प्रेसिडेंट ने उसकी सारी कंडीशंस मान ली हैं, इसलिए उसने चैरिटी मैच के लिए हाँ कर दी। वो मजाक में कहता है कि उसे दूसरी जिंदगी मिली थी और वो उसे टीवी देखते हुए बिताने वाला था, लेकिन अब जब फैसला कर लिया है तो जे हो पास आकर बोलता है कि कम से कम थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी चाहिए। ये ऑप नेशनल टीम की ट्रेनिंग पर तंज कसता है। जे हो अपनी पुअर ट्रेनिंग के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि उसे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है, जिस पर योब जवाब देता है कि वो अकेला सफर नहीं करेगा और हायोन के अलावा वैसे भी अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। योब उसे अकेला छोड़ने को कहता है क्योंकि 17 साल हो चुके हैं उसे लड़े हुए। फिर कॉन्फिडेंट अंदाज में प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस शेप में आने तक ट्रेन करेगा। जे हो मन ही मन डरते हुए उसकी बात सुनता है। तभी ये ऑप अपनी स्कैनर आईज एक्टिवेट करके उसके एट्रीब्यूट्स एनालाइज करता है और बोलता है कि ट्रेनिंग की कमी से वो वीक जरूर हुआ है, लेकिन स्टेटस वापस पाना आसान होगा। फिर मुस्कुराते हुए चेतावनी देता है कि कल से हेलिश ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सुनते ही जे हो समझ जाता है कि वो पूरी तरह डूम्ड है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि येऑप ने पार्क जिनताई के सामने अपनी 2 कंडीशंस रखी थी। पहली, चैरिटी मैच में उसी टीम में खेला जिसमें हायोन हो, और दूसरी कि बेक जे हो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। प्रेसिडेंट हिसाब लगाता है कि पिछले 7 हीरोज में से अगर 2 भी आ जाए तो स्पॉन्सर्स अपने आप लाइन में लग जाएंगे। यही सोचकर वो तुरंत एक कॉल करता है और फेवर मांगता है और कुछ ही देर में एसईओ मिन योप, बैक जे हो और बैक हायोन की चैरिटी गेम में पार्टिसिपेशन की खबर फैल जाती है। साथ ही इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान योप बताता है कि उसकी कनिंग टेक्निक काम करने के लिए उसे ओपोनेंट से थोड़ा फास्टर होना जरूरी है, जिस पर उसका ट्रेनर उसे डांटता है कि लेसन याद होने के बाद भी वो वैसा एक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन योप बस बोलता है कि वो और तेज होने की कोशिश करेगा। पोजीशन लेते ही ट्रेनर तलवार निकालकर अटैक के लिए बढ़ता है। योप पीछे कूदकर डॉज करता है, फिर शील्ड से अटैक ब्लॉक करता है और लगातार आते ब्लोज को झेलता है। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनर पूछता है कैसा लगा, तो योप कूल अंदाज में बोलता है कि इस बार अच्छा फील हो रहा है। ट्रेनर थकते हुए बोलता है कि 17 साल हो चुके हैं और ब्रेक चाहिए। स्ट्रेचिंग करते हुए कंप्लेन करता है कि इस उम्र में फिर से ट्रेनिंग करना टफ है, लेकिन योप इसे सिर्फ वार्म अप बताकर कंप्लेन बंद करने को कहता है, जिस पर सामने वाला झल्लाकर बोलता है कि 8 घंटे से ट्रेनिंग चल रही है। बुजुर्ग ट्रेनर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपना शो देखना है और याद दिलाता है कि योप पहले जैसा नहीं रहा और उसे रेस्ट चाहिए। लेकिन योप बताता है कि उसका अपॉइंटमेंट है और वो वैसे भी शो नहीं देख पाएगा। उनका डेस्टिनेशन होता है कोरियन बैटलफील्ड एसोसिएशन की मैसिव बिल्डिंग, जहाँ टेक्निकल टीम मैनेजर यू ह्युन सू उनका स्वागत करता है और कंफर्म करता है कि ये एवाटार टेस्ट के लिए आया है। फिर वो वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन से आए मिस्टर ब्राउन टेनर को इंट्रोड्यूस करता है जो आज के टेस्ट ओवरसी करेंगे। टेस्ट शुरू होने से पहले ये सवाल करता है कि और टेस्ट्स की जरूरत क्यों है, तो ह्युनसू समझाता है कि उसने एथलेटिक एबिलिटी वाला हिस्सा स्किप करके सीधे एवाटार क्रिएशन किया था, इसलिए एवाटार को सेफली यूज करने के लिए उसके फिजिकल एबिलिटीज का डिटेल्ड डेटा जरूरी है। योप इस टेक्नोलॉजी की प्रिसीजन सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ह्युनसू कंफर्म करता है कि सिस्टम प्लेयर की पूरी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्कैन करके एवाटार में रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ तक कि एस्पर पावर्स को भी मैनिफेस्ट कर सकता है, जिन्हें यूजर ने भी अभी तक डिस्कवर नहीं किया। और यही बात एसईओ में योप को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ह्युनसू खुलासा करता है कि बैटलफील्ड सिस्टम में कई सीक्रेट्स छिपे हैं और वो किसी खास इंडिविजुअल की एस्पर एबिलिटी से बनाया गया था। ये सुनकर एसईओ मिन योप को बात अजीब लगती है और वो उन पर बरोवर्स होने का शक जताता है। यहाँ तक कि पूछ लेता है क्या वर्ल्ड बैटलफील्ड एसोसिएशन के पीछे भी बरोवर्स ही हैं, लेकिन यू ह्युनसू तुरंत मना कर देता है। सेओम और योप बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो वो अभी सामने आ जाए, जिससे थोड़ा घबराया हुआ ह्युनसू तुरंत उन्हें मेजरमेंट्स के लिए ले जाता है। नए रूम में पहुंचकर वो बताता है कि पहले स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ऑरा लेवल्स मेजर होंगे और एक्यूरेट रीडिंग के लिए उसे अपना बेस्ट देना होगा ताकि एवाटार के साथ आइडियल सिंक्रोनाइजेशन हो सके। पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का होता है। योप मशीन के पास जाता है, लीवर खींचते ही टेस्ट शुरू होता है और वो पूरी ताकत से उसे पकड़कर खींचता है, लेकिन लीवर हाथ से फिसल जाता है और मशीन डेटा प्रोसेस करती है। पैनल पर 813 दिखता है और उसे दोबारा ट्राई करने को कहा जाता है। अगले अटेम्प्ट्स में स्कोर 819 और 817 के बीच रहता है। डेटा देखकर ये नोट करता है कि ये 79 स्ट्रेंथ के बराबर है। जब वो अगला टेस्ट पूछता है तो ह्युनसू कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ हीरो के हिसाब से एवरेज है। अगला टेस्ट एजिलिटी का है, जिसमें उसे वॉल्स पर लगे 2 स्विचेस को अलार्म बजने तक ऑल्टरनेटली प्रेस करना है। टेस्ट शुरू होते ही ये पूरी कंसंट्रेशन में साइड टू साइड तेजी से मूव करता है और स्विचेस दबाता जाता है। ऑब्जर्वर्स हैरान रह जाते हैं और ह्युनसू पूछ बैठता है कि एक टैंकर की एजिलिटी इतनी हाई कैसे हो सकती। मेजरमेंट खत्म होने पर स्कोर 963 आता है। ये कैजुअली बोलता है कि थोड़ी और कोशिश से 970 पार कर सकता है और दोबारा ट्राई करता है। सेकंड अटेम्प्ट के बाद स्क्रीन पर 971 चमकता है। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। ये पूछता है हाईएस्ट
फास्ट रिकॉर्ड क्या है, तो ह्युनसू बताता है कि टीम में किसी ने 1007 स्कोर किया था, जिस पर योब तुरंत अंदाजा लगाता है कि क्या वो नेथन बर्नार्ड था। योब बताता है कि उसने नेथन बर्नार्ड को उन वीडियोस में देखा था जो बेक जेहो ने उसे चैरिटी मैच में भाग लेने का फैसला करने के बाद भेजी थी, और वो क्यूरियस था क्योंकि नेथन इतनी स्पीड रखता था कि जेहो के पीक टाइम में भी उससे कम्पीट कर सके, जबकि 100 एजिलिटी पॉइंट्स वाला इंसान मिलना रेयर है। उंगलियां चटकाते हुए योब डिसाइड करता है कि एक बार और ट्राई करेगा। अब टारगेट होगा 975। वो कमरे के बीच में पोजीशन लेकर गहरी फोकस में चला जाता है और अजीब तरह से उस दिन वो खुद को बेस्ट कंडीशन में फील कर रहा था। टेस्ट शुरू होते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पहला स्विच हिट करता है और फिर लाइटनिंग स्पीड से टारगेट्स के बीच मूव करता है। स्पेक्टेटर्स नोटिस करते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा तेज है। मेजरमेंट खत्म होते ही वो अचानक रुकता है और हैवी ब्रीदिंग करने लगता है। ऑब्जर्वर्स स्कोर पर सवाल उठाते हैं और यू ह्युनसू खुद हैरान रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सांस संभालते हुए एससीओ मिन यह पूछता है कैसा रहा, क्योंकि उसे लगा इस बार वो सच में फास्टर था। तभी पैनल पर 1007 दिखता है, बिल्कुल नेथन के रिकॉर्ड के बराबर, जो प्लेनेट का फास्टेस्ट एस्पर माना जाता है। यॉब सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी एजिलिटी तो 97 है, जो नेथन और जेहो के पीक से थोड़ी कम है। फिर भी उसने वही स्कोर छू लिया। उसे एहसास होता है कि उस पल उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। वो तुरंत स्ट्रेंथ टेस्ट दोबारा करने को कहता है क्योंकि उसे कुछ वेरीफाई करना है। सेम मेथड से लीवर पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है। ऑब्जर्वर्स फिर से शॉक हो जाते क्योंकि इस बार स्कोर 890 आता है, जो पहले से काफी ज्यादा है। जब पूछा जाता है क्या अब फाइनली वार्म अप हो गया, तो वो कैजुअली कहता है शायद वो ज्यादा फोकस था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि क्या वो सच में स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि उसने अपनी लिमिट से ज्यादा पावर दिखाई। फिर वो अपनी स्कैनर आइज एक्टिवेट करके चेक करता है, लेकिन एबिलिटीज में कोई चेंज नहीं दिखता। फिर भी कुछ अलग फील होता है। ये सेंशन उसे फेमिलियर लगती है, जैसे अतीत की कोई मेमोरी, और उसे याद आता है कि लास्ट डंजियन में जब वो अकेले लड़ रहा था और मौत सामने थी, तब भी उसने यही फीलिंग महसूस की। उसे समझ आता है कि डेथ के सामने खड़े होकर उसने सुपर ह्यूमन फोकस अचीव किया था। उसका मेंटल फोकस ह्यूमन लिमिट से आगे निकल गया था और उसी ने उसकी बाकी एबिलिटीज को भी बूस्ट किया था। और वो कंक्लूड करता है कि असली सीक्रेट शायद यही फोकस है। योब के मन में एक अजीब सा रिग्रेट उठता है कि अब उसके पास लड़ने की कोई ठोस वजह नहीं बची। वो बस अपनी फोकस और इमॉर्टैलिटी के दम पर बेवजह खुद को मजबूत करता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फिर से बैटलफील्ड की तरफ धकेल रही हो। आखिरकार ऑरा लेवल टेस्ट शुरू होता है और उसे सामने रखी मार्बल स्फीयर को देखने को कहा जाता है। हाथ रखते ही उसे ये टूल इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि पहले के समय में ऑरा सिर्फ वेपन्स में एस्टिमेट की जाती थी। यू ह्युनसू समझाता है कि ऑरा लेवल ज्यादातर इन्नेट एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, इसलिए राइजिंग स्टार्स को मेजर करते वक्त ये सबसे अहम फैक्टर होता है। ये आपको याद आता है कि जब उसकी स्कैनर आइज अवेकन हुई थी, तब उसका ऑरा 96 था और उसने बाकी 4 पॉइंट्स भरने के लिए हर पॉसिबल तरीका आजमाया था। वो स्फीयर पर हाथ टिकाता है और ऑब्जर्वर्स उत्सुक हो जाते हैं कि उसका ऑरा कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी उसका ऑरा 100 है, जो इंसानों की हाईएस्ट लिमिट मानी जाती है। वो अपनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में चैनल करता है। मेजरमेंट पूरा होते ही स्फीयर का रंग बदल जाता है और ब्राउन टिनर डिसबिलीफ में रह जाता है। पैनल पर 1030 चमकता है। योब कैजुअली पूछता है रिजल्ट क्या है, तो ह्युनसू हकलाते हुए बताता है कि उसने हाईएस्ट ह्यूमन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑब्जर्वर्स शॉक में जम जाते हैं। मुस्कुराते हुए योब थम्स अप दिखाकर पूछता है कि वो कौन। तब ह्युनसू बताता है कि पिछला रिकॉर्ड सुलान के नाम था, जो उसके साथ 7 हीरोज में से एक थी। ये सुनकर योब भी हैरान रह जाता है। ह्युनसू मानता है कि उसे नहीं लगा था वो रिकॉर्ड कभी टूटेगा। हालांकि उस लड़की के पास इनसेन अमाउंट ऑफ ऑरा था। उसे याद आता है कि भले ही सुलन की मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था और दोनों अक्सर आर्ग्यू करते थे। टेस्ट खत्म होता है, लेकिन ह्युनसू बताता है कि एक और बात है, मैचेस में उसकी इमॉर्टैलिटी स्किल यूज नहीं की जा सकेगी, जो ये आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वरना ऑटोमेटिक विक्ट्री हो जाती। एसोसिएशन अनफेयरनेस के लिए माफी मांगकर कॉम्पेंसेशन ऑफर करती है। ये बेपरवाही से कहता है उसे लिमिटेशन की परवाह नहीं, वो पैसा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रिवील करता है कि अब उसे अपनी इमॉर्टैलिटी यूज करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ कहीं और एक लीडर भीड़ को संबोधित करते हुए दावा करता है कि उन्हें वही इंसान बचाएगा। लीडर भीड़ के सामने ऐलान करता है कि उनकी फेथ को साबित करने वाला रेवलेशन आखिरकार आ चुका है। वो एक डॉक्यूमेंट उठाकर सबको उस शख्स पर मेडिटेट करने को कहता है, और वो पेपर दरअसल सुमन याप की इमॉर्टैलिटी पर छपा न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, जहां उसे उनका सेवियर बताया गया। भीड़ एक्सटेसी में उसका नाम चिल्लाने लगती है और कहती है अब समय आ गया है अपनी फेथ प्रूफ करने का। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सायोमन याप खुद को हुड पहने एक मैसिव क्राउड से घिरा पाता है। वो मुड़कर पूछता है ये लोग कौन है? तभी भीड़ एक स्वर में उसका नाम जपते हुए उसे सेवियर और दुनिया को बचाने वाला हीरो घोषित करता है। उसका साथी समझाता है कि ये सेओमन फाउंडेशन है, एक फेक रिलीजन जो उसे गॉड की तरह वर्शिप करता है। याप नाम दोहराते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है और उसे हॉस्पिटल के बाहर दिखे वही लोग याद आ जाते हैं। साथी कंफर्म करता है कि वही है। वो आदमी बताता है कि ये लोग मानते हैं दुनिया फिर खत्म होगी और याप वापस आकर चुने हुए लोगों को बचाएगा। याप उन्हें क्रेजी कह देता है, लेकिन उसका साथी मानता है कि वो भी यही सोचता था जब तक याप सच में वापस जिंदा नहीं आए। अब ये लोग खुश होकर घूमते हैं और बस वर्ल्ड
एंड का इंतजार करते हैं। योप डिसाइड करता है कि इन लूनेटिक्स को लेसन सिखाना चाहिए, लेकिन उसका साथी रोकता है और कहता है उन्हें छोड़ दो। फिर भी योप इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो छलांग लगाकर दीवार पर ऊंचाई पर लैंड करता है और अथॉरिटेटिव आवाज में सबको चुप रहने को चिल्लाता है, लेकिन भीड़ सैल्वेशन के नारे लगाती रहती है, जिससे वो दोबारा चिल्लाकर पूछता है क्या सब डीफ है। आखिरकार सन्नाटा छा जाता है और वो तंज कसता है कि अब शांति है। वो कहता है कि वो समझता है लोग उसके बारे में क्या फील करते हैं, जिस पर भीड़ फिर उसे सेवर बुलाने लगती है। तब ये उंगली दिखाकर उन्हें ये नॉनसेंस बंद करने और यहाँ से दफा होने का आदेश देता है। उन्हें लूनेटिक्स कहता है। हुड पहने फॉलोअर्स उसके शब्दों से शॉक हो जाते हैं। वो पूछता है क्या इनके पास जॉब्स नहीं है और डिमांड करता है कि फाउंडेशन का लीडर कौन है, वरना वो उसे धमकाएगा। भीड़ फुसफुसाने लगती है कि सेवियर उन्हें दूर धकेल कर उनकी फेथ टेस्ट कर रहा है और फिर सब एकजुट होकर फैसला करते हैं कि वो अपनी फेथ प्रूव करेंगे। ये सुनकर योप कंफ्यूज्ड रह जाता है। अचानक सब एक साथ उसका नाम जपने लगते हैं। वो सोचता है इन लोगों को क्या हो गया है। उसका साथी सीन देखकर समझ जाता है कि सिचुएशन खराब। तब योप उन्हें 10 सेकंड का अल्टीमेटम देता है कि अगर नहीं हटे तो वो असल्ट करेगा और वो भीड़ की तरफ चार्ज कर जाता है, जबकि उसका साथी उसे काम डाउन करने के लिए चिल्लाता रह जाता है। फाउंडेशन के कई मेंबर्स जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और सेयोमुन याप लाशों जैसे ढेर पर बैठा एक लड़के को पकड़कर पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे फॉलो करेगा। लड़का रोते हुए मना कर देता है। योप उसे सलाह देता है कि उन लोगों को इग्नोर करे और नीचे उतरते वक्त केयरफुल रहे। वो बॉडीज के ढेर से कूदकर नीचे आता है और कहता है सॉर्टिंग खत्म हो गई, अब वापस ट्रेनिंग पर चलते हैं। उसका साथी उसे बुलाता है। योप मुड़कर पूछता है क्या चाहिए, तो वो आदमी कहता है कि वो सबसे क्रेजीएस्ट इंसान है जिसे उसने कभी देखा। योप इसे कॉम्प्लीमेंट समझकर थैंक यू बोलता है और इशारा करके कहता है असली लूनेटिक्स तो उसके फॉलोअर्स हैं। रिपोर्टर्स के लौटने की चिंता में साथी अंदर चलने को कहता है, लेकिन योप बोलता है अगर आए तो फिर से असॉल्ट करके भगा देगा। एल्डर चेतावनी देता है कि ऐसा करने से और लोग अट्रैक्ट होंगे, जिस पर योप रिवील करता है कि ऑर्फनेज डेज के बारे में पूछने वाले स्टॉकर्स से भी उसने ऐसे ही छुटकारा पाया था। इसी बीच हवा में उछाला गया एक फॉलोअर शहर के ऊपर उड़ता हुआ सोचता है क्या वो सच में सेवियर है। ये अब कंप्लेन करता है कि लोगों को दूसरों की लाइफ में इतनी इंटरेस्ट क्यों होती है। साथी भी अग्री करता है। तभी ये अब अचानक रुक जाता है और दूर एक बिल्डिंग से अजीब एनर्जी निकलती दिखती है, लेकिन वो कैजुअली कह देता है कि कुछ नहीं। सीन फास्ट फॉरवर्ड होकर चैरिटी मैच के दिन इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां अमेरिकन फील्ड एजेंट जो फेलमैन के अराइवल से हड़कंप मच जाता है। सब कहते हैं कि बड़े बड़े फिगर्स सिर्फ सेयोमुन याप के मैच के लिए आ रहे हैं। फेलमैन याद करता है कि उसे आए 15 साल हो गए और यूएस फील्ड एजेंसी इसलिए टॉप बनी क्योंकि उसने कई कोरियन एस्पर्स रिक्रूट किए। उसकी असिस्टेंट अफसोस जताती है कि उन्होंने मिस्टर बेक जैसा डायमंड खो दिया। फेलमैन समझाता है कि शुरुआत में 7 हीरोज में से कोई बैटलफील्ड में इंटरेस्टेड नहीं था। असिस्टेंट जोड़ती है कि यंग जुलन को थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन एस्पर पावर डाउनग्रेड होने पर उसने छोड़ दिया। फेलमैन को जुलान का एवाटार टेस्ट फुटेज याद आता है जो शॉकिंग था। उसका एक्सटिंक्शन रे फुल पावर पर 11 on 11 मैच को 3 सेकंड में खत्म कर सकता था। वो मुट्ठी भींचकर कहता है कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पर ऑन अर्थ को पाने का मौका मिला है तो वो सेयोमुन याप को रिक्रूट करने का चांस मिस नहीं करेगा। तभी उसकी असिस्टेंट इशारा करती है कि रिपोर्टर्स का एक ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक जो फेलमैन की नजर एक और आते हुए शख्स पर टिक जाती। वो है यूरोपियन फील्ड एजेंट जेक रैंड, जिसे फेलमैन तुरंत पहचान लेता है। रैंड पास आकर ग्रीट करता है और कहता है कि इस बार फेयर और ऑनेस्ट फाइट होगी, लेकिन फेलमैन जानता है ये इतना आसान नहीं होगा। रिपोर्टर्स फोटो खींचते हैं और दोनों के बीच टेंशन साफ महसूस होती है। फेलमैन ठान चुका है कि उसका प्राइज कोई नहीं छीनेगा। दूसरी तरफ 2 आदमी ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जिसने उनका डंजन बिजनेस बर्बाद किया था वही अब बैटलफील्ड में उतर रहा है। ये हैं मोरो ब्रदर्स, जो पेरिस लुमियर बैटलफील्ड क्लब के मालिक हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि सेयोमुन याप को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो एक्साइटेड होकर ऐलान करते हैं कि किसी भी कीमत पर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे। एयरपोर्ट लॉबी में अब तीनों ग्रुप्स आमने सामने खड़े हैं। सबकी नजरें टकराती हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हवा में साफ टेंशन तैरने लगती है क्योंकि कोई भी सेयोमुन याप को किसी और के हाथ जाने नहीं देना चाहता। तभी हाई हील्स की आवाज गूंजती है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। कॉन्टिनेंट की अनटचेबल एक वॉकिंग टैक्टिकल वेपन की तरह 7 हीरोज में सबसे छोटी सुलैन एंट्री करती है और कैजुअली बताती है कि वो एक लड़के से मिलने आई है जिसे वो जानती है। सीन चैरिटी इवेंट लोकेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ फायरवर्क्स के नीचे भीड़ उमड़ी हुई है। कोई कहता है जगह ठसाठस भरी है। अरीना के अंदर एक स्पेक्टेटर बकवास करता है कि वॉर के दौरान दुनिया की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, लेकिन दूसरा उसे डांट देता है। पहला आदमी बेपरवाह रहता है और उसे सावधान रहने को कहा जाता है क्योंकि रेड कारपेट पर लिमुजीन आ चुकी है। डोर खुलता है और सेयोमुन याप बाहर निकलकर रेड कारपेट पर चलता है। मुस्कुराते हुए कहता है अब थोड़ा फन किया जाए। क्राउड जोर से चीयर करती है तो बैग जो बड़बड़ाता है कि लोग उसके जैसे बंदा के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं। याप हंसकर कहता है ये सब जिहो की मेहनत का कमाल है जिसने उसे प्रेजेंटेबल बनाया। तभी रिपोर्टर्स दौड़ते हुए आते हैं और मिस्टर सेयोमुन याप मिस्टर बैग जेहो से शॉर्ट इंटरव्यू मांगते हैं। जेहो उसे प्रेस की तरफ धकेलते हुए फुसफुसाता है कि कुछ स्ट्रेंज मत बोल देना। चारों तरफ से घिरा याप इरिटेटेड हो जाता है कि उसे बेट की तरह यूज किया जा रहा है। तभी एक रिपोर्टर सीधा सवाल दाग देता है, सेयोमुन फाउंडेशन के फॉलोअर्स पर हुए अटैक के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। रिपोर्टर्स लगातार सवाल दागते रहते हैं। फाउंडेशन के साथ हुई
अल्टरकेशंस, मैच को लेकर उसकी फीलिंग्स, और 17 साल बाद सूलान की अचानक एंट्री पर उसका क्या रिएक्शन। यूप उसका नाम सुनकर चौंक जाता है। रिपोर्टर कंफर्म करता है कि वो आज ही कोरिया पहुंची है चैरिटी मैच देखने और किसी ऐसे लड़के से मिलने आई है जो मैच में है। यूप के दिमाग में तुरंत डाउट आता है कि कहीं वो बॉय उसी को तो रेफर नहीं कर रही। कॉरिडोर में घुसते हुए वो दीवार पर हल्का टैप करता है। चलते समय दूसरे कॉम्पिटिटर्स फुसफुसाते हैं कि आखिरकार स्टैचू की रियल वर्जन देखी और सोचते हैं असल में वो कितना स्किल्ड है। पैक जेहो के पास पहुंचकर ये पूछता है क्या उसने न्यूज सुनी और बताता है कि सूलन कोरिया में। जेहो गहरी सांस लेकर कहता है कि आखिर वो दिन आ ही गया। एक कॉलीग मजाक में सलाह देता है कि अब से शील्ड साथ रखना। यूप याद करता है कि वो पहले थोड़ा रूड था, लेकिन जेहो तुरंत सुधारता है कि वो उसे तब तक कर्स करता था जब तक वो रो न दे। यूप को यकीन नहीं कि वो अब रिवेंज लेगी, लेकिन मन ही मन सोचता है कहीं वो अपना एक्सटिंक्शन रे उसी पर न चला दे। जेहो कहता है पता नहीं समय के साथ उसने भुलाया है या नहीं, और याद दिलाता है कि वही बंदा है जो उसे हमेशा इरिटेट करता था। फ्लैशबैक में 17 साल पहले का समय दिखता है जब सब फुल स्विंग में था। चाइनीज एज पर सुलान 7 हीरोज में से एक थी जिसे लास्ट डंजन के लिए चुना गया था। अमीर और ताकतवर पेरेंट्स की इकलौती बेटी होने के कारण वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में पली थी। 17 साल की उम्र में क्वीन की तरह पाली गई थी, लेकिन जो इंसान अपनी कमी पर रो पड़े वो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इसी वजह से वो उसे पेस्ट करता था। कहता था एक्ट करने से पहले सोचो, दिमाग सिर्फ डेकोरेशन के लिए है क्या। उसे स्लो कहकर चिढ़ाता था और पोक करके पूछता था पावर्स क्यों नहीं यूज करती जब कहा जाता है। वो दावा करता था कि हेडलेस चिकन उससे बेहतर होगा और कम से कम अपनी एस्पर पावर तो सही से यूज करे। यंग सूलान कांपते हुए उसे घूरती रहती। प्रेजेंट में लौट कर जेहो और उसका कॉलीग सिर हिलाते हैं और कहते हैं लगता है इसका दूसरा फ्यूनरल भी देखना पड़ेगा। जेहो कहता है वो बात की बात है, अभी ज्यादा अर्जेंट मैटर है। फिर प्लेयर्स की ग्रुप की तरफ मुड़कर सबका अटेंशन मांगता है और चैरिटी मैच कैसे काम करेगा ये समझाने लगता है, मानते हुए कि सबको बेसिक्स पहले से पता है। पैक जेहो समझाता है कि बैटलफील्ड पर एक बिल्कुल नया प्लेयर है, इसलिए वो जल्दी से मैच प्रोसीजर क्लियर कर देता है। चैरिटी मैच टीम लव और टीम होप के बीच होगा। टीम लव नेशनल सिलेक्शन है, जबकि टीम होप इनवाइटेड प्लेयर्स से बनी है। बस बैकह्यून एक्सेप्शन है और इसी टीम होप के कोच खुद बैक जेहो होंगे। साथ ही सायोमुन यप भी इसी टीम का हिस्सा रहेगा। जेहो मानता है कि उसे थोड़ा टेंशन है क्योंकि काफी समय से उसने वेपन नहीं पकड़ा, लेकिन उम्मीद करता है सब उसका ख्याल रखें। टीम होप के कैप्टन पार्क चुल हो भरोसा दिलाते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। यप मन ही मन ऑब्जर्व करता है कि इतने साल बाद भी जेहो शायद इन सबसे 1000 गुना बेहतर है। वो बैक जेहो और बैक ह्यून का डेटा एनालाइज करके कंक्लूड करता है कि इन स्पेक्स के साथ ये तीनों तो ठीक रहेंगे, लेकिन बाकी टीम खास इम्प्रेसिव नहीं है। तभी उसकी नजर एक प्लेयर पर जाती है। वो चॉय ह्यूक का डेटा स्कैन करता है जिसकी स्पेशल एबिलिटीज हैं फोकस्ड ऑरा, जो ऑरा को तुरंत वेपन में कंसंट्रेट करती है, और रीइंफोर्स्ड ड्यूरेबिलिटी। उसकी मैक्स स्ट्रेंथ 90 है। यप सोचता है कि ये लड़का डिसेंट टैंकर बन सकता है और उसे बुलाकर बात करता है। चॉय ह्यूक फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है खुद को प्रॉक्सिमिटी डीलर के रूप में। प्राउडली कहता है कि वो सांगसंग स्प्रिट्स रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि वो मिस्टर सायोमुन याप जैसा टैंकर बनना चाहता था, लेकिन अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से डीलर बन गया। अपनी एस्पर एबिलिटी के बारे में वो कहता है कि बस ऑरा को वेपन में फोकस करके अटैक कर सकता है। यप तुरंत समझ जाता है कि उसने अभी तक अपनी रीइंफोर्स्ड ड्यूरेबिलिटी अवेकन नहीं की, इसीलिए डीलर बना हुआ है। फ्लैशबैक में उसका कोच कहता है कि वो टैंकर बनने के लिए बहुत छोटा और तेज है और उसे डीलर असाइन कर देता है। प्रेजेंट में लौटकर यप हेयन से शील्ड लाने को कहता है। वो तुरंत दौड़ जाती है और यप एक बड़ा पॉट लिड चॉय ह्यूक को थमा देता है। बिना समय गंवाए यप बेसिक्स सिखाना शुरू कर देता है। शील्ड को चेस्ट से चिपका कर रखना, आगे बढ़कर अटैक करना और तुरंत रिट्रीट करना। यंग ह्यूक आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि वो डीलर है, लेकिन यप घूरते हुए पूछता है क्या वो बैकटॉक कर रहा है। बाकी प्लेयर्स ये पूरा सीन देखकर शॉक हो जाते हैं कि जिस बंदा से अभी मिला उसकी पोजीशन इंस्टेंटली चेंज कर दी। चॉय ह्यूक तुरंत बैक जेहो की तरफ हेल्प के लिए देखता है, लेकिन कोच पूरी तरह साइलेंट रहता है। बैक जेहो उसे इग्नोर करते हुए टीम फॉर्मेशन अनाउंस करता है। 4 टैंकर्स, 6 डीलर्स और 1 सपोर्ट। ये सुनते ही चॉय ह्यूक को समझ आ जाता है कि कोच ने उसे पूरी तरह अबैंडन कर दिया है। वो अंदर से डिस्पेयर में चला जाता है और उसी वक्त जेहो बोल देता है कि अब सब लोग गियर अप करो। आर्मर पहनते ही सेवन याप थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो बोलता है कि आर्मर काफी लाइट है। जेहो कंफर्म करता है कि ड्यूरेबिलिटी वॉर एरा आर्मर जितनी ही स्ट्रॉन्ग है और कैजुअली पूछता है कंफर्टेबल है ना। जेहो फिर पूछता है कि कैसा लग रहा है। याप रिप्लाई करता है कि बस थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो फिर से ये यूनिफॉर्म पहनेगा। जेहो उसे वेपन्स के बारे में रिएश्योर करता है कि ओरिजिनल से बस थोड़ा एडजस्ट किया गया। याप अपना शील्ड इंस्पेक्ट करता है, स्पीयर का मैकेनिज्म चेक करता है और प्रेज करता है। जेहो प्राउडली कहता है कि स्पीयर पर उन्होंने एक्स्ट्रा अटेंशन दिया है। जेहो कहता है ये वही हिस्टोरिकल वेपन्स हैं जिन्होंने दुनिया बचाई थी, लेकिन याप करेक्शन मार देता है। ये वेपन्स तो 1 साल पहले स्पेशली उसके लिए बनाए गए। कोच वार्न करता है कि गार्ड डाउन मत करना, तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुमने मॉन्स्टर्स और बर्वर्स से फाइट किया है। वो नेशनल प्लेयर्स ह्यूमन से लड़ने के लिए ट्रेन हैं और उनके पास गेम एक्सपीरियंस तुमसे कहीं ज्यादा है। हल्की सी स्माइल के साथ याप रिप्लाई करता है कि वो ये बात याद रखेगा कोच बाइक। फिर थम्स अप देता है। वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की स्किल देखने के लिए रेडी है। स्टैंड्स में क्राउड पूरी तरह वाइल्ड हो जाता है। स्कोर बोर्ड अनाउंस करता है टीम होप वर्सेस टीम लव। दोनों टीम्स लाइनअप में खड़ी हो जाती है। पास से देखकर एक प्लेयर नोटिस करता है कि नेशनल टीम अलग वाइब दे रही है। याप ऑब्जर्व करता
करता है कि सामने वाली टीम का एवरेज स्किल ज्यादा है, लेकिन कोई भी खास स्पेशल टैलेंट वाला नहीं दिख रहा। वो बैक जेहो से पूछता है कि क्या प्लेयर्स को रिक्रूट करते वक्त स्कोर किया जाता है। जेहो कंफर्म करता है कि मल्टीपल कैटेगरीज में फाइनल स्कोर एनालाइज किया जाता है। एक कॉलीग एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि स्कोर जनरल ग्रेड्स पर बेस्ड होता है, इसलिए सामने वाली टीम में कोई भी स्पेसिफिक एरिया में एक्सट्रीमली टैलेंटेड नहीं होगा। तभी यैप की नजर एक प्लेयर पर टिक जाती। अपोजिंग टीम के बीच में एक यंग लड़का गम चबाते हुए खड़ा है। एनालिसिस बताता है कि ओवरऑल लेवल्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसका फोकस बेहद लो है। यैप मन ही मन सोचता है, क्या ये भी किसी रिच फैमिली का स्पॉइल्ड किड है। अचानक वो लड़का सीधे उसे घूर कर बोलता है, क्या देख रहा है बूढ़े। वो यंग लड़का उसे पहचान लेता है। तुम सेमन याप हो ना। उसे याद आता है कि अमेरिका के खिलाफ ए मैच में उसने कंप्लेन किया था कि यैप बीच में इंटरफियर कर रहा था। तब उसने ये भी बोला था कि यैप को बैटलफील्ड का असली मतलब भी नहीं पता। यैप कैजुअली अपने टीममेट से बोलता है, जरा एक सेकंड के लिए पोजीशन स्वैप कर लो। फिर वो सीधे उस लड़के के पास जाता है और बोलता है, लगता है तुम्हें मुझसे कोई सीरियस प्रॉब्लम। शिम यंगसू कंफर्म करता है, कहता है कि पिछले मैच में उसका एटीट्यूड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिना खुद खेले सब जानने का नाटक करना अच्छा नहीं लगता। यैप बस हंस देता है। यंगसू छिड़कर पूछता है, क्या फनी है। यैप अचानक पूछता है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। वो जवाब देता है, एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है, सभी प्लेयर्स मैदान में एंटर करें। यैप उसे यूपी कहकर अंदर चलने को बोलता है, लेकिन यंगसू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये निकनेम क्यों और मेरे फादर के बारे में क्यों पूछा। यैप जवाब देता है, बस क्यूरियोसिटी थी, किस तरह के बाप ने तुम्हारे जैसा इडियट बास्टर्ड पाला है। फिर उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है। वो रिवील करता है कि उसका पास्ट आसान नहीं था और उसे स्पॉइल्ड बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, जिनमें रेजिलियंस जीरो हो। स्मर्क करते हुए वो मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है, थैंक्स टू यू, अब मेरा मूड बन गया है बैटलफील्ड में उतरने का। और सुन, तुम आज डेड हो। उसी वक्त अरीना में उसका नाम गूंजता है, सयोमुन याप। अनाउंसर डिक्लेयर करता है, वो मोमेंट आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। 17 साल बाद हीरो खुद प्लेयर बनकर अरीना में एंटर कर रहा है। नैरेटर कहता है, भले ही ये चैरिटी गेम है, लेकिन स्पेक्टेटर नंबर्स अनमैच्ड होने वाले। ऑडियंस में कई सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। अमेरिकन नेशनल टीम से जेरल्ड वॉकर, एजेंट्स जो फेलमैन और जेक रैंड भी आए हैं। 7 हीरोज में से एक सयूलन भी मैच देख रहा है। साथ ही मोरो ब्रदर्स भी स्टैंड्स में बैठे हैं। अब चैरिटी मैच ऑफिशियली शुरू होता है। पहले राउंड का फील्ड रिवील होता है, स्पाइरल केव ऑफ आजा। ये एक 3 सर्कुलर जोन डंजन जिसमें सीक्रेट पैसेज भी है। अंदर स्केलेटन एरेक्निड्स और सर्पेंट्स जैसे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। मैच होगा टीम लव, जो करंट नेशनल सिलेक्शन मेंबर्स से बनी है, और टीम होप, जिसमें 17 साल पहले वाला लेजेंडरी हीरो है। सीन रिवाइंड होता है 10 मिनट पहले। एक आदमी अपनी टीम को ब्रीफिंग दे रहा है। वो समझाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं। टीम होप शुरू करेगी जोन 5 से और टीम लव जोन 1 से, अरीना के बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स पर। मेन टीम प्लान क्लियर कर देती है। वो लोग जोन 5-2 में हंट करेंगे, जबकि सयोमुन याप अकेले 5-3 जाएगा सर्पेंट बॉस को सोलो खत्म करने। सर्पेंट गिरते ही पूरा एरिया कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग परफेक्ट सिंक में होना जरूरी है। ये अब कैजुअली बोल देता है, ठीक है इजी लेता हूँ। उसके बाद प्लान है जोन 6 क्लियर करने का और वहाँ के सीक्रेट पैसेज से छोटे सर्कल में एंटर करना। वही पॉइंट होगा ऑपोजिशन से फर्स्ट एनकाउंटर, और उस मोमेंट पर कंटेन करेंगे वो खुद, बैक ह्योन और बैक जेहो। ऑनेस्टली अगर शुरुआत से डायरेक्ट फाइट हो जाए तो सयोमुन याप के हिसाब से रिजल्ट सीधा विक्ट्री है, लेकिन बैक जेहो अब कोच बन चुका है, थोड़ा कॉशियस, थोड़ा कैलकुलेटेड। बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट में पहला राउंड बेसिकली बैटलफील्ड एनालिसिस के लिए परफेक्ट चांस है। अब सीन शिफ्ट होता है जोन 5 से 1, टीम होप का स्टार्टिंग पॉइंट। केव के अंदर पूरी टीम गैदर हो चुकी है। कैप्टन ऑर्डर देता है, सब अपनी पोजीशन ले लो। रियर से मेन डैमेज डीलर बैक ह्योन अपनी जगह लेती है। सपोर्ट डैमेज रोल में बैक जेहो रेडी हो जाता है। फ्रंटलाइन टैंक के रूप में सयोमुन याप शील्ड संभाल लेता है। बाकी सारे फ्रंटलाइन टैंक्स इंक्लूडिंग चोई ह्युक याप के साथ लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। याप धीरे से बोलता है, काफी वक्त हो गया है ना। तभी एक टीममेट ऊपर सीलिंग की तरफ इशारा करता है। पूरा केव स्पाइडर से ढका हुआ है। अंधेरे में अरेकनाइड क्रिएचर्स हिलने लगते हैं। उधर जोन 1-1 में टीम लव भी हंट शुरू कर चुकी है। टीम लव का कैप्टन चोई वोहियन ऑर्डर देता है, यंगसू अटैक। शिम यंगसू तुरंत फॉरवर्ड आता है। वो अरेकनाइड पर डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। अटैक क्लीन हिट करता है, मॉन्स्टर सीधा जमीन पर क्रैश हो जाता है। टीम लव का मेन डैमेज डीलर शिम यंगसू स्टैंस लेकर रेडी हो जाता है। अब पूरा मैच का सेंट्रल पॉइंट क्लियर है, शिम यंगसू वर्सेस सयोमुन याप। यंगसू पीछे गिरते मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, 7 हीरोज का फेम इतना भी स्पेशल नहीं है। फिर वो रैपिड अटैक्स लॉन्च करता है, मर जाओ, और लाउड डिक्लेयर करता है, सयोमुन याप तुम मेरे हाथों मरोगे। उधर याप काल्मली बैक जेहो को बुलाता है। चलने का टाइम हो गया और अगले ही पल वो हाई स्पीड से बैटलफील्ड क्रॉस करता है। एक पावरफुल लीप लेता है, हवा में खुद को लॉन्च करता है। स्पिन करते हुए शील्ड और स्पीयर से मॉन्स्टर्स को काटता हुआ पूरे ग्रुप को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। बैक जेहो भी अपना वेपन घुमाते हुए अटैक शुरू कर देता है। तभी एक क्रीचर ऊपर से चिपचिपा सब्सटेंस थूकता है। जेहो तुरंत वार्निंग
परेशान करता है। यहाँ ऊपर से गिर रहा है, लेकिन सयोमुन याप काल्मली अपना शील्ड नीचे फेंक देता है, उसे सपोर्ट की तरह यूज करके खुद को स्टेबलाइज कर लेता है और बोलता है कैच कर लिया। जेहो इधर उधर के मॉन्स्टर्स को लगातार काटता जा रहा है। कमेंटेटर्स एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, लेजेंडरी डुओ वापस आ चुका है। ऑडियंस भी सेलिब्रेट कर रही है। ये एरेक्निड्स ग्रुप में हैंडल करना मुश्किल माने जाते हैं और इन्होंने सेकंड्स में ओब्लिटरेट कर दिया। जेहो ऊपर सीलिंग देखकर अनाउंस करता है, सीलिंग क्लियर, लेकिन मेरी बैग गई। इतने में और स्पाइडर्स निकल आते हैं। वो पूछता है इनको भी साफ करें, और फिर दोनों परफेक्ट सिंक में लड़ने लगते हैं, जैसे 17 साल का गैप कभी था ही नहीं। साइड में खड़ा चॉय हियो ये फाइट देख रहा है। उसे याद है कि एरेक्निड्स स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन टफ करपेस की वजह से अटैक्स बेअसर हो जाते हैं। फिर भी सयोमुन याप उन्हें ईज से खत्म कर रहा है और बिना रुके अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। अब वो स्पीयर को फर्मली ग्रिप करता है। चॉय ह्यूक समझ जाता है ये स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो रही। वो खुद डिसाइड करता है कि अपनी फोकस्ड ऑरा स्किल शील्ड पर ट्राई करेगा। पहली बार है, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। वो आगे बढ़ता है, एक क्रीचर को टारगेट करता है, अटैक करता है और काउंटर अटैक को फोकस्ड ऑरा से ब्लॉक कर देता है। दूर से याप उसकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर रहा है, स्माइल करके बोलता है सिर्फ देखता ही नहीं रह सकता। तभी एक बड़ा क्रीचर बाहर निकलता है और चार्ज करता है। याप स्टैंस लेता है, शील्ड से डायरेक्ट ब्लॉक करता है, फिर इंस्टेंट लंज, स्पीयर सीधा मॉन्स्टर के बॉडी में पियर्स हो जाता है। इम्पैक्ट से क्रीचर पीछे रिकॉइल करता है और अगले ही मूव में याप उसका बॉडी हिस्सा क्रश कर देता है। स्टैंड्स में बैठे मोरो ब्रदर्स इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं ये तो एक 100 सेंटीमीटर थ्रो है। सुलान कंफर्म करता है। वो एक्सप्लेन करता है पहली नजर में ये नॉर्मल स्पीयर थ्रस्ट लगता है, लेकिन असल में वो अपनी एबिलिटी से स्पीयर को मैक्सिमम स्पीड पर थ्रो करता है और 100 सेंटीमीटर ट्रैवल करने से पहले ही कैच कर लेता है। रिजल्ट एक सुपर पावरफुल थ्रस्ट जिसका मोमेंटम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा है। थ्रो और कैच का टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, एक भी एरर अलाउड नहीं। लेकिन सयोमुन याप इसे ऐसे एग्जीक्यूट करता है जैसे सांस लेना। सुलान हंसते हुए कंक्लूड करता है 17 साल पहले भी और अब भी सयोमुन याप बस इरिटेटिंग ही है। उधर एक और मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है। याप कैजुअली बैक जयहो से पूछता है तुम्हारी साइड क्लियर हो गई? उसी वक्त क्रीचर चॉय ह्यूक पर पीछे से वार करने जाता है। ह्यूक ब्लो के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन याप बीच में आकर ब्लॉक कर देता है। ये जल्दी खत्म करना है। वो क्रीचर के ऊपर लीप करता है और मिड एयर से फाइनल ब्लो दे देता है। लैंडिंग के बाद कैजुअली बोलता है मेरा अपॉइंटमेंट है, लेट नहीं हो सकता। जोन 5 1 ऑफिशियली क्लियर। कैप्टन टीम को कांग्रेट्स देता है, गुड जॉब। वो अगला मूव अनाउंस करने ही वाला होता है, लेकिन नोटिस करता है याप गायब है। चॉय ह्यूक एक्सप्लेन करता है वो जोन 5-3 क्लियर करने चला गया और कहा फॉलो करना। कैप्टन सिर हिलाता है, इम्पल्सिव है लेकिन सोच समझकर एक्ट करता है। फिर कमांड देता है सब जोन 5-2 की तरफ एडवांस करो। सीन शिफ्ट जोन 5-3। पूरा एनवायरनमेंट ट्रेम्बल कर रहा है। वहाँ खड़ा है जोन बॉस सरपेंट। सयोमुन याप उसे देखकर मुस्कुराता है। आखिरी बार लड़े थे, ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो। वो पूरी फोकस के साथ बैटल स्टैंस लेता है। आ जाओ। सरपेंट तेजी से चार्ज करता है। यप फ्लोर पर स्लाइड करता हुआ परफेक्ट पोजीशन लेता है। फीट और शील्ड जमीन पर ब्रेस करता है। इम्पैक्ट को एंड्योर करता है। फिर पावरफुल अपवर्ड स्ट्राइक, स्पीयर सीधा सरपेंट के जॉ पर हिट करता है। डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रेशर मेंटेन करता है। फिर कैजुअली मुड़कर पूछता है आ गए तुम लोग? मुझे लगा एरिया क्लियर करने में तुम लोग फॉरएवर ले लोगे। टीम पहुंचती और देखती है सरपेंट की बॉडी उसके पैरों के नीचे पड़ी। वो सच में बॉस को सोलो डिफीट कर चुका है। यप समझाता है मैच सिस्टम पॉइंट्स पर बेस्ड है। पॉइंट्स अर्न करोगे तो स्ट्रॉन्गर बनोगे, हमें वो पॉइंट्स चाहिए। बाकी क्लीन अप टीम को छोड़ देता है, खुद डिपार्चर की तैयारी करता है। बैक जहो, बैक हायोन, फॉलो मी। वो रिवील करता है मेरे पास एक ग्रेट प्लान है। तीनों मेन ग्रुप से अलग होकर टीम अमूर लव के हंटिंग जोन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में मॉन्स्टर्स अवॉइड करते हुए क्वाइटली एडवांस करते हैं। चलते चलते यैप बोलता है सरपेंट तो ऑलमोस्ट एक ब्लो में ही मर गया था। फिर बैटलफील्ड का हंटिंग पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन करता है सिर्फ कुछ एरेक्निड्स मारकर ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते। तभी बैक जेओ हाफ स्मग के साथ पूछता है ये तुम्हारा पावर कहीं तुम्हारे 110 पॉइंट माइंडसेट से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा? पर बैक जेओ इम्पेशेंट होकर बोलता है प्लान है तो ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहे? अभी टीम अमूर से एनकाउंटर होने वाला है। सयोमुन याप कामली रिवील करता है प्लान सिंपल है। उनकी टीम में एक प्लेयर है योंगसू, स्किल अच्छा है लेकिन माइंडसेट खराब। वो क्लियर करता है अगर योंगसू वहाँ नहीं मिला तो पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे, फिर ऑर्डर्स दूंगा, लेकिन अगर वो मिला तो प्लान चेंज। सीन शिफ्ट जोन 12। टीम अमूर अपना हंट खत्म अनाउंस करती है। कैप्टन चॉय वुहियन फॉर्मेशन चेंज डिक्लेयर करता है। टीम स्प्लिट होगी जोन 9 और जोन 11 में। सब अपनी न्यू पोजीशन पर एडवांस करो। जोन 9 में 5 मैन स्क्वाड मॉन्स्टर्स से भिड़ जाती है। शिम योंगसू एक क्रिएचर पर पावरफुल ब्लो मारता है। वो ऑब्जर्व करता है पॉइंट्स एक साथ एक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटेजी काम कर गई। कॉन्फिडेंस में बोलता है सियोमुन याप वेट करना, आ रहा हूँ। वो क्लेम करता है कि एक स्ट्राइक में उसे खत्म कर देगा, लेकिन तभी टीममेट वार्न करता है डेंजर। अचानक एक शील्ड सीधा उसके फेस पर हिट करता है। इम्पैक्ट से वो पीछे गिरता है। गाल को छूकर रियलाइज करता है जो स्पीयर उसे ग्राज करके निकली वो एम्बश का हिस्सा, एनी ट्रैप। उधर जोन 11 में बाकी स्क्वाड कंफ्यूज है। एम्बश अचानक सामने सियोमुन याप अपीयर होता है। रिएक्ट करने से पहले ही सरप्राइज अटैक। टीम अमोर के प्लेयर्स गिरने लगते हैं और उनके पीछे से यैप की टीम इमर्ज होती है। पूरा बैटलफील्ड
शील्ड शॉक में चला जाता है। फ्लैशबैक, याप अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट कर रहा था सर्पेंट डिफीट करने के बाद ऑपोजिट राउट लेना, नेशनल टीम प्लेयर्स से एंड तक फाइट करना। मैं जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करूंगा। टीम डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती है। प्रेजेंट में बैक जेहो नोटिस करता है थ्रो ब्लॉक हो गया। यप, हाफ स्माइल देता है। स्टार्ट से ही किड्स पर इतना हार्ड नहीं जाना चाहिए। फिर कैजुअली बोलता है गुड लक जेहो। जेहो हंसकर कहता है तो फिर फेंको मुझे। अगले ही पल सेओमुन यप स्टैंस लेता है और एक्सप्लोसिव फोर्स से बैक जेहो को हवा में हर्ल कर देता है। जेहो मिसाइल की तरह एनिमी की तरफ उड़ता है। यप तुरंत शील्ड रेडी करता है। एक और पावरफुल थ्रो, शील्ड हाई स्पीड से उसी ट्रेजेक्टरी पर निकलती है, सीधे अपने टीममेट के पीछे पीछे। हवा में उड़ते हुए बैक जेहो शील्ड को मिड एयर इंटरसेप्ट कर लेता है, उसे अपने अटैक में यूज करने के लिए। टीम अमोर का कैप्टन तुरंत समझ जाता है टारगेट योंगसू है। सब लोग योंगसू को प्रोटेक्ट करो। एक सेकंड में शिम योंगसू टीममेट से घिर जाता है, लेकिन ट्विस्ट आता है। बैक जेहो टेलीपोर्ट करता है और सीधे टीम अमूर के टैंक्स पर अटैक करता है। असल टारगेट वही थे। अपोजिंग साइड से कोई चिल्लाता है फोकस, पहले कोच को गिराओ। जेहो पर अनएक्सपेक्टेड अटैक पड़ता है। एनिमी प्लेयर ऑर्डर देता है अटैक मत रोकना, टेलीपोर्ट कूल डाउन से पहले खत्म करो। तभी बैक हेयोन चिल्लाती है फादर। वो अपनी वेब से जेहो को खींचकर डेंजर से बाहर निकालती है, फिर खुद अनाउंस करती है अब मैं आ गई हूँ। एयर में एडवांस करते हुए वो विप से खुद को प्रोपेल करती है। उसी वक्त सेओमुन याप अपीयर होता है और जेहो पर आने वाला अटैक ब्लॉक कर देता है। वो कैजुअली पूछता है एक्साइटिंग था? जेहो कोल्ड टोन में बोलता है नॉट रियली। याप अनाउंस करता है अब सारे टैंक्स डाउन। तीनों रीग्रुप होते हैं। याप पूछता है अब 3 on 3। बाकी टीम अमूर प्लेयर्स शॉक में रिएक्ट करते हैं। याप प्रपोज करता है हर कोई अपना ओपोनेंट चुन लो। शिम योंगसू चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ऑडियंस स्टेडियम में चीयर करने लगी है। ये प्ले बेहद क्लेवर और कोऑर्डिनेटेड था। कमेंटेटर्स एक्सप्लेन करते हैं योंगसू पर फेक अटैक करके असली में 2 प्लेयर्स एलिमिनेट किए और क्लीन एस्केप लिया। वो हाईलाइट करते हैं सेओमुन याप का हिस्टोरिक फर्स्ट मूव, जिसमें उसने स्पीयर कंट्रोल करके बैक जेहो पर आने वाला अटैक रोका। नैरेटर उसे ट्रू टैक्टिशियन बताता है, एक कॉमन एबिलिटी को मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करने के लिए। लेकिन कमेंटेटर्स बोल ही रहे हो और उसी वक्त सेओमुन याप फिर से बैक जेहो को हर्ल कर देता है। बैक हेयोन तेजी से शिम योंगसू का पीछा करती है। लास्ट टीम अमोर प्लेयर भी उनके पीछे आता है। ऑपोजिंग साइड से नेथन बर्नार्ड अटैक करता है। हेयोन लीप करके डॉज कर जाती है। अचानक या सीधे योंगसू के पीछे अपीयर होता है। वो पूछता है इतना कॉन्फिडेंस कहाँ गया? शील्ड सीधा उसके फेस पर स्मैश, फिर शील्ड दोबारा थ्रो, इस बार हेड पर डायरेक्ट हिट। योंगसू जमीन पर गिर जाता है। सेओमुन याप उसके पास वॉक करता है। अपोजिंग टीम रियलाइज करती है उनके 5 टीममेट्स एलिमिनेट हो चुके। बैटलफील्ड पर साइलेंस छा जाता है और